तो ये कुम्हार भी ऊंचे हैं, उनके बनाए हुए बर्तन भी ऊंचे हैं। बहुत बढ़िया, इतनी ऊंची बात बता रहे हैं। वो कह रहे शादी के समय कुम्हारों को बुलाकर पूजा कराई जाती है। ये तो कितनी ऊंची बात है। मिट्टी के बर्तनों में पूजा होती है शादी में, विवाह में। तो जो हो रहा है इसको थोड़ा ध्यान से देखना शुरू करें। बस मेरा तो कहना है कि जो हम अपनी परंपराओं से सीख कर आए हैं करते हुए, उसी को फिर से रसोई में वापस स्थान दें। मैंने मिट्टी के बर्तन लिया, सीधी सी बात ये है, उनको खरीद लें। यहाँ चेन्नई में मिलते हैं, साहूकार पेट में मैं जब भी आता और जाता हूँ, इतने सारे कुम्हार बैठे हैं। वो बेचारे दीपक लेके बैठे हैं इस उम्मीद में कि आप खरीदेंगे, दिवाली पे जलाएंगे। अब आप वो खरीद लाएंगे, चीन से बनी हुई बल्बों की झालर, ये तो सब भूखे मर जाएंगे। ये बल्बों की आजकल वो पता नहीं क्या आने लगी है, सत्यानाश कर दिया हमारे कुम्हारों का, जो बेचारे दीपक बना बना के बेचते हैं। तो बैठे हैं आपके इंतजार में। मैं सवेरे से दोपहर से 3 बार यहाँ आता हूँ, कितने सारे बैठे। इन्हीं को बोलिए हमको मिट्टी की हांडी बना के दो, तो वो देगा। वो उसको बोलो हमको मिट्टी का तवा बना के दो, वो देगा। हांडी बनवा लो, तवे बनवा लो, उनका कुछ रोजगार चल पड़ेगा और आपको अपने घर में दाल और चावल पकाकर कैल्शियम की पूर्ति होने लगेगी, बीमारियां कम होने लगेगी। और एक छोटी सी बात कहता हूँ कि अब तो मिट्टी के बर्तनों में बने हुए खाने 5 स्टार होटल में खिलाए जाते हैं। हाँ, और पैसे ज्यादा लगते हैं। मैं कई बार जयपुर जाता हूँ ना, जयपुर, तो जयपुर शहर के पहले एक चौकी ढाणी, वहां भोजन मिलता है। तो उस चौकी ढाणी में मिट्टी की हांडी में पकी हुई दाल खिलाते हैं और उसका पैसा लेते हैं इतना कि उतने में महीने भर की दाल आ जाए। एक कटोरी दाल देंगे, पैसे उतने लेंगे, पैसे उतने लेंगे कि उतने पैसे में महीने भर की दाल घर में आ जाए। तो भाई आप घर में ही हांडी क्यों नहीं ले आते? तो चौकी ढाणी में जाकर इतने पैसे देके दाल खा रहे हैं और वहां लाइन लगी रहती है चौकी ढाणी में, खाली नहीं रहता। हाँ, 350 की थाली है, तो 350 रुपए की थाली खाने के लिए डीजल खर्च करते हैं, पेट्रोल खर्च करते हैं, गाड़ियों में लद लद के जाते हैं, क्योंकि जयपुर शहर के बाहर है 20 किलोमीटर, फिर खा के वापस आते हैं। 40 किलोमीटर गाड़ी चलाई, उसमें डीजल कितना खर्च किया, 350 की थाली खाई। ये तो घर में ही उपलब्ध हो सकती है, बस हांडी ले आओ। हांडी तो 25 रुपए की आती है और एक की जगह 2 ले आओ, एक में चावल बनाओ, एक में दाल बनाओ, एक में सब्जी बनाओ और एक तवा भी ले आओ, मिट्टी का तवा। उस पर जो रोटी सिकती है वो किसी पे नहीं सिक सकती। स्वाद भी अच्छा है मिट्टी के बर्तनों में खाए हुए भोजन का, क्वालिटी में भी ऊंचे हैं, क्योंकि कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन जैसे 18 पोषक तत्व हमारे शरीर को मिल रहे हैं, कीमत में सस्ते हैं और उनके कारण हिंदुस्तान के हजारों लाखों लोगों को रोजगार मिल रहा है। तो इससे बड़ा धर्म क्या है आप बताओ, अगर ये काम आप करो तो। साध्वी जी भगवान के सामने ले लो संकल्प, सामूहिक रूप से ले लो तो अच्छा है, नहीं तो मन ही मन में ले लो, अकेले ले लो कि भाई हमारे घर में तो आ जाएगी आज से मिट्टी की हांडी आ जाए, मिट्टी का तवा आ जाए, मिट्टी का घड़ा आ जाए पानी रखने के लिए। 4-5 तरह के बर्तन अगर एक एक परिवार में आने लगे, कितना रोजगार होता है, कितने लोगों की क्वालिटी जीवन की सुधरती है और मेरा उद्देश्य पूरा होता है। मैं तो इस उद्देश्य में लगा हुआ हूँ। 2.5 करोड़ कुम्हार देश में हैं जो बेरोजगार बैठे हुए हैं, इनको काम मिलना चाहिए। और मेरा ऐसा मानना है कि कोई भी धर्म में भूखे को रोटी, प्यासे को पानी अगर आप दे रहे हैं तो इससे बड़ा धर्म क्या है। अगर 2.5 करोड़ कुम्हार बेरोजगार हैं, तो भूखे हैं, अर्ध भूखे हैं, नंगे हैं, अर्ध नंगे हैं, उनको अगर रोजगारी मिलती है, आप सोचो ना 1 से 13 करोड़ का भारत है। 1 से 13 करोड़ लोगों के भारत में अगर परिवार की संख्या गिनेंगे तो 20 करोड़ के आसपास निकलेगी।
तो 20 करोड़ परिवार एक एक घड़ा खरीदे, 20 करोड़ घड़े हर साल बने, तो 2.5 करोड़ लोगों के लिए कितना बड़ा रोजगार। मैंने कल आपको कहा था, परसों भी कहा था कि ठंडा पानी पीना नहीं है तो फ्रिज की इतनी ज्यादा उपयोगिता और जरूरत नहीं है, ले लिया तो छोड़िए, आगे मत लीजिए, आगे फ्रिज की जगह घड़ा लेना शुरू कर दीजिए। तो फ्रिज की जगह घड़ा आ जाए और प्रेशर कुकर की जगह मिट्टी की हांडियां आ जाए, घर थोड़ा बदलेगा, संवरेगा। आप आधुनिकता और अमरीकियत और अंग्रेजियत में जो फंसे हैं, थोड़ा भारतीयता की तरफ बढ़ेंगे और इससे आपको तो आनंद होगा ही, साधु और साध्वी जी भगवान को भी आनंद होगा, क्योंकि आप उनके लिए जो भोजन बनाते हैं, जिसको गोचरी कहा जाता है शायद आपके शब्दों में, वो भी अगर मिट्टी के बर्तनों में होने लगे तो उनके जीवन की जो पवित्रता अंतिम समय तक रखना चाहते हैं उसमें भी मदद मिलेगी, होगी कि नहीं। गोचरी के लिए साधु और साध्वी जी भगवान आपके घर आते हैं, आप प्रेशर कुकर की बनाई दाल उनको परोस देते हैं, आप अपना तो नाश कर ही रहे हैं, उनका भी कर। आप अपने लिए दाल मिट्टी में पकाएंगे तो साधु भगवान साध्वी जी के लिए भी वो उपलब्ध हो जाएगी गोचरी में, तो उनका स्वास्थ्य भी सुधरेगा। और उनका स्वास्थ्य इसलिए सुधरना चाहिए कि वो समाज को सुधारते हैं, तो उनको तो स्वस्थ रहना ही है। तो आप सोचो ना, कई तरह से कितने लाभ हैं, धर्म का लाभ, पुण्य का लाभ, शरीर का लाभ, पैसे का लाभ, समाज में इज्जत बढ़ेगी आपकी। पता कैसे बढ़ेगी? करोड़पति के घर में मिट्टी के तवे पे रोटी बनती हुई अगर किसी ने देखी, किसी करोड़पति के घर में मिट्टी की हांडी में बनती हुई दाल किसी ने देखी, तो वो तो गाएगा इस बात को, 20 जगह कहेगा, अरे वो तो सेठिया है, फिर भी मिट्टी के बर्तन में दाल खा रहे हैं। यहाँ का जो सुंदरम परिवार है, टीवीएस ग्रुप की रसोई में सारे मिट्टी के बर्तन इस्तेमाल होते हैं। आप चले जाइए रसोई में, किसी दिन भी आप चले जाइए, सारे बर्तन जो भोजन बनाने के, पकाने के, वो मिट्टी के ही। और ऐसा बहुत जगह मिलेगा आपको। गुजरात में चले जाइए, गुजरात में, राजकोट में, जामनगर, जूनागढ़, कच्छ में चले जाइए, करोड़ों करोड़ों के पैसे के मालिक, उनके घरों में मिट्टी के तवे पे बाजरे का रोटला बनता है। रोटी को वो रोटला कहते हैं, थोड़ा बड़ा होता है, और उसको खाने का जो स्वाद है किसी चीज में नहीं। खिचड़ी खाते हैं मिट्टी की हांडी में बनाई हुई, करोड़पति घरों में ये है, तो आपके घर में भी हो सकता है। उनके जैसा बनने की कोशिश करें, तो इस तरह का भाव रखें, कंपटीशन करें एक दूसरे से अच्छी बातों का। ये फालतू में फंस गए हम तो कि उसके घर में फ्रिज आ गया तो हमारे घर में क्यों नहीं, उसके घर में कुकर आ गया तो हमारे घर में क्यों नहीं। अब कंपटीशन ऐसा करें, उसके घर में मिट्टी की हांडी आ गई, हमारे घर में क्यों नहीं, उसके घर में मिट्टी का तवा आ गया, हमारे घर में क्यों नहीं। वो सुधर रहा है तो हम क्यों नहीं सुधरे। तो ये बोलते हुए इस सूत्र को मैं विराम देना चाहता हूं। सूत्र बहुत छोटा सा था, व्याख्या कितनी लंबी हो गई आप अंदाजा लगाएं। सूत्र ये था कि भोजन को बनाते समय सूर्य का प्रकाश या पवन का स्पर्श उसको होना ही चाहिए, ये छोटा सा सूत्र था। मैंने उसको थोड़ा समझाने की दृष्टि से व्याख्या कर दी कि कैसे कैसे आपके जीवन में जो भोजन आज बन रहा है उसमें न सूर्य का प्रकाश है, न पवन का स्पर्श है। प्रेशर कुकर के कारण उसको हटा दीजिए, खुले बर्तनों में भोजन बनाना शुरू कर दीजिए। आग को माने गैस को ज्यादा इस्तेमाल करना है तो धीमी रखिए, धीमी गैस पर सभी भोजन बनते हैं, पकते हैं, गैस भी कम खर्च होगी, खुले बर्तन के खाने का स्वाद भी मिलेगा। और खुले बर्तनों में सबसे अच्छा मिट्टी है, उसके बाद पीतल, कांसा, तांबा है, और अच्छा करना चाहे तो चांदी आपके पास है, तो इन सब का ज्यादा उपयोग करिए। लोहे का कम से कम, स्टील का कम से कम, और एल्यूमिनियम के बर्तन तो बिल्कुल नहीं। ये एक सूत्र। इसके बाद और एक सूत्र बोलकर प्रश्नोत्तरी का समय रखेंगे, और साध्वी जी को भी जाना होगा शायद उनके प्रवचन के लिए। एक दूसरा सूत्र है, भोजन से ही संबंधित है, वो ये
कि जब आप भोजन बनाते हैं और खाते हैं तो एक चीज का हमेशा याद रखिए कि दो ऐसी वस्तुएं भोजन में ना तो बनाएं और ना तो खाएं जो एक दूसरे के विरोधी हैं। ये सूत्र है अष्टांग हृदय में। भागवत जी कहते हैं कि भोजन को बनाते समय और खाते समय इस चीज का ध्यान रखा जाना चाहिए कि दो परस्पर विरोधी वस्तुएं ना तो खाई जाए ना बनाई जाए। मतलब क्या? मतलब सीधा सा ये है कि जो वस्तुएं एक दूसरे के विरोधी हैं उनको साथ में खाना नहीं, बनाना भी नहीं। अब उदाहरण से बताता हूं, दही और दूध ये दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं। हालांकि आप जानते हैं दूध से ही दही बनता है, लेकिन दूध से दही बनते ही प्रकृति बदल जाती है, उसकी तत्व बदल जाते हैं, उसके गुणधर्म बदल जाते हैं। तो दूध और दही कभी भी साथ में ना खाएं और ना ही दूध और दही की चीजें साथ में बनाएं। माताओं से विशेष विनती है कि अगर आप कड़ी बना रहे हैं, कड़ी माने दही, दही माने मट्ठा, ये कड़ी बना रहे हैं तो कड़ी के साथ दूध की कोई वस्तु मत बनाइए। कड़ी बना रहे हैं तो खीर मत बनाइए, कड़ी बना रहे हैं तो राबड़ी मत बनाइए, बासुंदी मत बनाइए। कड़ी बना रहे हैं तो दूध की कोई वस्तु नहीं, क्योंकि कड़ी दही का अंग है, तो दही और दूध साथ में। इसी तरह से दूध की कोई वस्तु अगर आप बना रहे हैं, जैसे खीर बना रहे हैं, आप सेवई बना रहे हैं, राबड़ी बना रहे हैं, कुछ भी बना रहे हैं, तो दही की कोई चीज मत बनाइए भोजन में। न दही का रायता बनाइए, न दही का सलाद बनाइए, दही की कोई चीज मत बनाइए। दूध और दही ये दोनों अलग अलग खाने की वस्तुएं हैं, एक साथ नहीं। बहुत लोगों को मैंने देखा है चेन्नई में विशेष रूप से कि दूध मिला लिया चावल में और दही भी डाल लिया और खाते हैं उसको। ये जो है दूध मिला लिया और दही भी मिला लिया और चावल में मिला के खाते। कई लोगों को मैंने देखा दक्षिण भारत, ये बिल्कुल मत करिए। दूध अलग है, दही अलग। चावल में दूध मिलाया तो दही मत डालिए, दही के साथ चावल खा रहे हैं तो दूध मत डालिए। ये दूध और दही साथ में जो लोग खाते हैं उनको क्या होगा? सबसे ज्यादा चर्म रोग उन्हीं को आएंगे जो दूध दही साथ में खाते हैं। आजकल आप देखते हैं ना, एक बीमारी आई है, व्हाइट पैचेस हो रहे हैं, सफेद दाग हो रहे हैं। ये सारे सफेद दाग वाले वो लोग हैं जो दूध और दही को साथ में खा रहे हैं। दूध और दही अलग अलग रखिए। इसी तरह से आप तो ज्यादा लोग यहाँ हैं वो जैन हैं, लेकिन फिर भी मैं कहना चाहता हूँ इस बात को, प्याज, कांदा और दूध एक दूसरे के बहुत विरुद्ध हैं, कभी भी साथ में मत लीजिए। कांदा ले नहीं, प्याज ले नहीं, बहुत ही अच्छा है। वैसे भी जैन के शास्त्रों के हिसाब से अभक्ष है, क्योंकि वो कंद में आता है। लेकिन फिर भी कोई लोग अगर कांदा खाते हैं, प्याज खाते हैं, तो ध्यान रखिए प्याज कभी भी दूध के साथ नहीं खाया जाता। अगर भोजन में दूध की कोई वस्तु है तो प्याज की कोई भी वस्तु नहीं होनी चाहिए। और जो प्याज खाने वाले हैं उनको चेतावनी देते हुए कह रहा हूं कि प्याज अगर खा रहे हैं तो दूध की कोई वस्तु उसके साथ नहीं होनी चाहिए। तो दूध और दही साथ में नहीं, इसी तरह से प्याज और दूध साथ में। ऐसी एक तीसरी चीज है, खट्टे फल जितने भी हैं उनके साथ दूध कभी भी नहीं। संतरा है, मौसमी है, अंगूर है, आदि आदि है, नींबू है, जितनी भी खट्टी चीज है, सिट्रिक, उनके साथ दूध कभी नहीं। कभी भी खट्टी चीज के साथ दूध नहीं। और जल्दी जल्दी इस बात को आगे बढ़ाएं। कोई कटहल, कटहल को क्या कहते हैं आप लोग? कटहल, कटहल, जैक फ्रूट, जैक फ्रूट को क्या कहते हैं? कटहल कहते हैं। जैक फ्रूट के साथ दूध कभी नहीं। जैक फ्रूट की कोई भी चीज, सब्जी या कुछ ले रहे, दूध कभी नहीं। भले मीठा फिर भी। और इसी तरह से नमक की वस्तुओं के साथ दूध नहीं। नमक की वस्तुओं के साथ दूध नहीं। और इसी तरह से दही बिना नमक के ही खाएं।
दही के साथ नमक नहीं। आज लिख लीजिए, कल इन पर विस्तार से बात करो। दही के साथ नमक नहीं, दूध के साथ दही नहीं, कटहल के साथ दूध नहीं, खट्टे फल के साथ दूध। हम अक्सर ऐसा खाना खा रहे हैं जिसमें नमक तो है ही, लेकिन उसके साथ हम दही भी ले रहे हैं या दूध भी ले रहे हैं। इसमें सावधानी रखिए। आज जो नमक हम खा रहे हैं बाजार से खरीदा हुआ, ये नमक है समुद्र के पानी से बना हुआ। ज्यादा से ज्यादा नमक जो हमें आज खाने को मिल रहा है सामान्य रूप से, वो समुद्र के पानी से बना हुआ नमक है। आयुर्वेद में ये नमक सबसे घटिया माना जाता है। क्वालिटी में सबसे खराब नमक अगर कोई होता है तो वो यही नमक है जिसको हम समुद्र के पानी से बना हुआ नमक कहते हैं। और सबसे अच्छा नमक जो माना जाता है वो भगवान का बनाया हुआ, ईश्वर का बनाया हुआ या प्रकृति का बनाया हुआ नमक है, जिसको हम सब सेंधा नमक कहते हैं या काला नमक। सेंधा नमक और काला नमक आदमी ने नहीं बनाया, भगवान ने बनाया। पहाड़ बनते हैं नमक के, जैसे पत्थर के पहाड़ बनते हैं वैसे नमक के पहाड़। तो प्रकृति की क्रिया में जो बन रही है चीज, उसकी क्वालिटी में कोई शक नहीं होता, क्योंकि प्रकृति और ईश्वर का जो सारा कुछ सम्मिलन है दुनिया में एकदम परफेक्ट है, उसमें गलती होने का चांस है। आदमी जो बनाता है ये सारी फसाद की जड़ है। आदमी ने सोचा तो ये है कि मैं बहुत अक्ल वाला हो गया, 21वीं शताब्दी में पहुंच गया, मैंने इतना विज्ञान सीख लिया, मैंने इतनी टेक्नोलॉजी सीख ली, लेकिन वो प्रकृति को एक रंच मात्र अभी तक स्पर्श नहीं कर पाया। भले बहुत टेक्नोलॉजी सीखी है, बहुत विज्ञान आ गया, प्रकृति की बनाई हुई चीज की जो गुणवत्ता है वो किसी दूसरी चीज में नहीं है। अब मैं नमक का ही आपको कंपैरिजन करके बताता हूँ। प्रकृति का बनाया हुआ ये जो सेंधा नमक है या काला नमक है, ये आपके शरीर को 94 तरीके के पोषण देता है। 94। मैं आपको और सरल तरीके से समझाऊं। कोई चीज आपने खाई और मैंने आपको कहा या आपने जान लिया कि मुझे इसको खाने से कैल्शियम मिला, ये कैल्शियम एक तरह का पोषण है। कोई चीज आपने खाई, जैसे अनार का रस पिया, इससे आपके खून में हीमोग्लोबिन बढ़ा, आयरन बढ़ा, तो ये एक तरह का पोषण है, एक ही तरह का। कैल्शियम बढ़ गया शरीर में कुछ खाने से, आयरन बढ़ गया शरीर में कुछ खाने से, फास्फोरस बढ़ गया शरीर में कुछ खाने से, एक एक तरह का पोषण है। सेंधा नमक ऐसे 94 पोषण देता है। एक एक तरह की बात किया, कैल्शियम, आयरन, फास्फोरस। सेंधा नमक में ऐसे 94 पोषक तत्व हैं जो शरीर के लिए है। और उसके बाद दूसरे नंबर पर है काला नमक। अब ये दोनों प्रकृति के बनाए हुए हैं, पहाड़ में से आते हैं, आप सभी जानते हैं, नमक के पहाड़ होते हैं जैसे पत्थर के पहाड़। तो पहाड़ वाला जो नमक है, पत्थर वाला जो नमक है, ये 94 तरह के पोषण देता है। और समुद्र के पानी वाला जो नमक है, ये 3 तरह के पोषण देता है। अब आप देखिए, 3 तरह के पोषण देने वाला नमक, 94 तरह के पोषण देने वाला नमक, दोनों में से किसकी क्वालिटी? 94 पोषण जो दे रहा, सीधी सी बात है। तो आप नमक खा सकते हैं जो प्रकृति का बनाया हुआ है, वो सेंधा और काला, मतलब आज से सेंधा और काला नमक खाइए। अब मैं आयुर्वेद की एक जानकारी आपको देता हूँ, आप हैरान हो जाएंगे सुनकर। आयुर्वेद में ये कहा गया, अष्टांग हृदय में भी ये है कि जैसे ही दूध के साथ नमक लेना शुरू करें या दही के साथ नमक लेना शुरू करें, तो ये जो नमक मैंने बोला समुद्र के पानी का, ये पूरी तरह से वर्जित है। दूध के साथ भी नहीं ले सकते, दही के साथ भी नहीं ले सकते। जैसे ही नमक बदलते हैं आप दूध और दही के साथ, तो सेंधा नमक और काला नमक जरूर ले सकते हैं। इतना अंतर आ जाता है। अभी अगर समुद्र के पानी के बने हुए नमक के साथ दूध पिएंगे, 20 बीमारियां आपको आएंगी। समुद्र के पानी के नमक के साथ अगर आप दही खाएंगे, 20 बीमारियों में फंस जाएंगे।
लेकिन वही दही और दूध सेंधा नमक के साथ और काले नमक के साथ खाएंगे, जीवन भर आप निरोगी रहेंगे। इतना अंतर है। अब आप इसको अप्स डाउन में देख सकते हैं, जमीन आसमान का अंतर कहा जाता है इसी को। एक इस तरफ है, एक इस तरफ। वही नमक जो समुद्र के पानी से आया तकलीफ दे रहा है, और वही नमक जो भगवान का बनाया हुआ है वो आपके लिए अमृत तुल्य है। तो ये जो नियम मैंने विरोधी वस्तुओं का बताया, तो इसमें अगर आप दही नमक खाना चाहते हैं तो दही में सेंधा नमक ही या काला नमक ही होना चाहिए, और दूध के साथ नमक की कोई वस्तु लेना चाहते हैं तो वो सेंधा नमक और काले नमक वाली ही होनी चाहिए। ये समुद्र के पानी के नमक की वस्तु दही के साथ नहीं ले सकते। मैंने एक बार प्रयोग करके देखा, दही लिया, दही को लेंस से आप देखो तो उसमें बहुत तरह के जीवाणु हैं, बहुत तरह के बैक्टीरिया, और वो शरीर के लिए अनुकूल है, बहुत अनुकूल है। अगर वो जाते हैं शरीर में तो बहुत सारी शरीर की जरूरत को पूरा करते हैं। अब जैसे ही दही में आप देखेंगे बहुत सारे जीवाणु हैं, उस दही में ये समुद्र के पानी का बनाया हुआ नमक एक चुटकी डाल दीजिए, 1 मिनट में सब जीवाणु मर जाते हैं। हजारों, लाखों, करोड़ों 1 मिनट में मर जाते हैं। अब आपने दही ले लिया और उसमें समुद्र के पानी का नमक मिला दिया, जीवाणु मर गए, तो एक तो जीव हिंसा कर दिया आपने, पाप लगा उसका, जीव हिंसा कर दिया। और दूसरा, आपने वो दही खाया जिसमें समुद्र का नमक मिलाया हुआ है, वो शरीर के काम का नहीं, उपयोगी नहीं। उसी दही में मैंने फिर दूसरा प्रयोग करके देखा कि वही दही है, उसमें लाखों करोड़ों जीव राशि है, जीवाणु है, उसी में सेंधा नमक डाला, एक भी जीव नहीं मरा, एक भी जीव नहीं। माने जीव दया भी हो गई मेरी, जीव हिंसा में भी मुझे नहीं जाना पड़ा, पाप का भागी भी नहीं बनना पड़ा, और शरीर के लिए भी उपयोगी। तो माताएं बहनें इसको विशेष ध्यान से सुने कि दही में अगर रायता बना रही हैं तो नमक डालना हो तो काला ही नमक या सेंधा ही नमक डालना, ये समुद्र के पानी वाला नमक मत डालना। और मेरी तो एक छोटी सी विनती आप मान लीजिए तो बहुत ही अच्छा है, घर में लाना ही नहीं, ये समुद्र के पानी का नमक लाना ही नहीं। ये समुद्र के पानी का नमक इंडस्ट्रियल यूज के लिए तो ठीक है, औद्योगिक उसका उपयोग होता है। भारत में बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जिसमें नमक लगता है, जैसे आइस इंडस्ट्री है ना, बर्फ बनाने वाले जितने कारखाने हैं सबको नमक चाहिए, ऐसे बहुत उद्योग हैं जिनमें नमक लगता है। तो उन उद्योगों के लिए रहने दो इसको, समुद्र वाले नमक को, जीवन में खान पान में इसको मतलब। और मैंने भारत का थोड़ा इतिहास पढ़ा है तो मैंने ये जाना और उसके दस्तावेज भी देखे हैं, 1930 के पहले तक, सन 1930 के पहले तक इस भारत में एक भी व्यक्ति समुद्र के पानी का नमक नहीं खाता था, एक भी व्यक्ति। खाने में नमक जो इस्तेमाल होता था वो सेंधा या काला। और राजस्थान के कुछ इलाकों में झीलें हैं, प्रकृति की बनाई हुई झीलें, जैसे सांभर, एक बड़ी झील का नाम है सांभर। सांभर झील का नमक भी भगवान का बनाया हुआ, वो झील भी भगवान की बनाई हुई है, प्रकृति की बनाई हुई है। वो झील मनुष्य ने नहीं बनाई, वो प्रकृति से बनी है। उस झील में से तैयार हुआ नमक भी प्राकृतिक नमक माना जाता है। तो ज्यादा लोग इस्तेमाल करते रहे हैं सांभर झील का नमक, सेंधा नमक और काला नमक 1930 के पहले तक। 1930 में महात्मा गांधी ने जब से नमक सत्याग्रह किया, उसके बाद से ये समुद्र का नमक चलन में आया और लोगों ने उसको खाने में भी डाला। 1947 में क्या हुआ, दुर्भाग्य से हमारे देश का बंटवारा हो गया, पाकिस्तान भारत से अलग हो गया। अब सौभाग्य दुर्भाग्य जो भी कहिए, नमक के सारे पहाड़ पाकिस्तान के हिस्से में आ गए। नमक के सारे पहाड़ पाकिस्तान के हिस्से में आ गए। पाकिस्तान में 2 जिले हैं, एक का नाम लाहौर और एक का नाम कराची। उसके आसपास सारे पहाड़, ज्यादा से ज्यादा नमक के पहाड़। तो हमारी मजबूरी ये हो गई कि पाकिस्तान से नमक आए तो हम खाएं,
सेंधा नमक, काला नमक ज्यादा उसी इलाके में आया, बंटवारा कुछ इस तरह का हुआ कि नमक के पहाड़ उस तरफ चले गए। तो बहुत दिन तक ये नमक आता नहीं था पाकिस्तान से, तो लोगों की मजबूरी हो गई, क्योंकि बहुत दिन तक भारत और पाकिस्तान की ऐसी दुश्मनी रही है। आप जानते हैं आजादी मिलते ही पाकिस्तान ने भारत पर हमला कर दिया था कश्मीर छीनने के लिए। तो वो दुश्मनी ऐसी थी उन दिनों में कि बहुत साल तक तो आ नहीं पाया, तो लोगों की मजबूरी हो गई कि भाई क्या करें। तो फिर लोगों ने ये मजबूरी में समुद्र का नमक खाना शुरू कर दिया और धीरे धीरे समुद्र का नमक बनना बढ़ता चला गया। इंडस्ट्रियल यूज के साथ वो घर में भी आने लगा। और मैं आपको विनम्रतापूर्वक कहना चाहता हूँ कि उसी समय से ब्लड प्रेशर भी हमारे यहाँ घुस गया। ये जो आजकल आपने सुना है ना, ब्लड प्रेशर हाई हो गया, हाई हो गया, हाई हो गया, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि भारत के लोगों को हाई ब्लड प्रेशर कब से आया। भारत के लोगों में हाई ब्लड प्रेशर उस दिन से आया जिस दिन से हमने समुद्र के पानी का नमक खाया। वरना प्रकृति के बनाए हुए नमक का अगर हम इस्तेमाल करते रहे, आज भी करें, आगे भी करते रहे, तो मैं आपको पूरी विनम्रता से इस बात की गारंटी देना चाहता हूं, आपका ब्लड प्रेशर अपने आप निकल जाएगा। आप नमक बदल दीजिए बस। जो आप समुद्र के पानी का नमक ला रहे हैं इसको बदल दीजिए, सेंधा नमक लाना और काला नमक लाना शुरू कर दीजिए। आपका बीपी अपने आप कम हो जाएगा और बिल्कुल निकल जाएगा शरीर से बिना किसी दवा के। और आप जानते हैं कि आजकल हमारे जीवन में हाई ब्लड प्रेशर इतनी खतरनाक बीमारी की स्थिति में है कि ये शुरू हो जाए तो दुनिया जहान की कोई भी बीमारी आएगी। ब्लड प्रेशर हाई हो गया तो हार्ट अटैक आ सकता है, ब्लड प्रेशर हाई हो गया तो ब्रेन हेमरेज हो सकता है, ब्लड प्रेशर हाई हुआ तो ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ेंगे, ब्लड प्रेशर हाई हुआ कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, ब्लड प्रेशर हाई हुआ खून गाढ़ा होता जाएगा, ब्लड प्रेशर हाई हुआ किडनी डैमेज कर देगा, ब्लड प्रेशर क्या नहीं कर देगा। ये सबसे खराब है, रूट कॉज में ब्लड प्रेशर है बहुत सारी बीमारियों का। ब्लड प्रेशर हाई हुआ डायबिटीज ला देगा, ब्लड प्रेशर हाई हुआ शुगर बढ़ा देगा, सब कुछ करेगा। ब्लड प्रेशर हुआ आंख आपकी खराब कर दे। ये भाई को आपने देखा ना जिसकी आंख खराब है, इसकी एक आंख का प्रेशर बढ़ा हुआ है, यही तकलीफ है उसको। अगर दोनों आंख का प्रेशर एक साथ बढ़े तो इलाज करना बहुत आसान होता है दुनिया में। एक ही आंख का प्रेशर बढ़े और एक का कम हो, वो इलाज ही नहीं कर सकता। इसलिए ये भाई जिसने आपसे कहानी सुनाई, ये हजारों लाखों रुपए खर्च करके पता नहीं कितने डॉक्टरों के चक्कर में अपना समय खराब करता रहा है। इसको एक सरल बात कोई बता देता जो आज इसको पता चलेगी। इसकी एक आंख का प्रेशर बहुत बढ़ गया था, एक आंख का प्रेशर बिल्कुल कम था या नॉर्मल था, इसको किसी ने बता दिया होता कि नमक बदल दो, इसकी बीमारी यहाँ तक पहुँच गई। छोटा सा ज्ञान, नहीं होने का दुष्परिणाम और होने का फायदा। हमारे यहाँ सभी साधु संतों के मुंह से मैं ये सुनता रहता हूँ, आप तो बार बार सुनते रहते हैं, अज्ञान सबसे बड़ा दुख है। अज्ञान में जाना दुनिया का सबसे बड़ा दुख है और ज्ञान में चले जाना दुनिया का सबसे बड़ा सुख है। मैं भी मानता हूँ इसको। मैं गरीबी को दुख नहीं मानता, बेरोजगारी को दुख नहीं मानता। गरीबी बेरोजगारी तो आने जाने वाली चीजें हैं और शायद ये गरीबी बेरोजगारी तब तक है जब तक मेरे पास ज्ञान नहीं है। जिस दिन मुझे कुछ ज्ञान मिला मैं मेरी गरीबी भी दूर कर सकता हूँ, बेकारी भी दूर कर सकता हूँ। इसलिए बीमारियां हमारे शरीर में है और उनका दुख है वो भी अज्ञान का ही कारण है। जैसे ही ज्ञान में आप जाएंगे आप खुद बीमारियां ठीक कर लेंगे, डॉक्टर के चक्कर में फंसने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये छोटा सा ज्ञान कि हम नमक बदल दें तो जिंदगी में कितना बड़ा सुख, ये इस भाई को पता है जिसकी आंख इस स्थिति में आई है जो आपने देखी।
नमक बदल देता है ये। साल भर पहले या 1.5 साल पहले जैसे ही इसकी आंख में प्रेशर बढ़ना शुरू हुआ, ये पहले डॉक्टर के पास जहाँ गया वो इसको बता सकता था कि भाई तेरी एक आंख का प्रेशर बहुत ज़्यादा है, ब्लड प्रेशर, दूसरी आंख का कम है या बहुत कम है, अब तू क्या कर रही है? बस इतना करके नमक बदल दे। सरल बात, साधारण बात। नमक बदलते ही प्रेशर नॉर्मल होता, आंख इस स्थिति में पहुंचती। नहीं कहा, नहीं बताया, शायद जानबूझ के नहीं बताया या अनजाने में, दोनों ही बातें हो सकती है। हो सकता है उस डॉक्टर को भी ज्ञान ना हो इस बात का, ये भी हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि उसको ज्ञान हो और जानबूझ के नहीं बताया। तो दोनों ही संभावनाएं हैं। तो मैं आपसे ये बात को ज़्यादा जोर दे के कह रहा हूँ कि एक छोटी सी जानकारी ना होने का कितना बड़ा दुख है और होने का कितना बड़ा सुख है। आपको आज ये जानकारी हो गई कि समुद्र के पानी के नमक से शरीर को सिर्फ 3 पोषक तत्व मिलते हैं। पहाड़ के नमक का, पत्थर के नमक का 94 पोषक तत्वों का भंडार है वो। तो आप तुरंत उसमें शिफ्ट कर जाइए, अपने घर का नमक बदल दीजिए। नमक बदलते ही आप अपने ऊपर देखिए क्या क्या परिवर्तन आ रहे हैं। आप आ जाइए, सेंधा नमक खाना शुरू कर दीजिए, काला नमक। जिस दिन खाना शुरू करें उस दिन बीपी नाप लीजिए। 2-3 महीने के बाद फिर नाप लीजिए, आपको लगेगा ये चमत्कार हो गया। सेंधा नमक खाने से या काला नमक खाने से एक दिन पहले आपका माइग्रेन, आपके शरीर में ये सब जितनी भी बीमारियां हैं उनको देख लीजिए ध्यान से और खाना शुरू करिए। फिर देखिए क्या क्या परिवर्तन आ रहे हैं। नमक शरीर के लिए बहुत आवश्यक है, आप जानते हैं, लेकिन सेंधा और काला ये समुद्र के पानी वाला नहीं। आपको और एक जानकारी दूं, शरीर में सेंधा और काले नमक से जो जो पोषकता मिलती है, इसी की कमी होने पर पैरालिसिस आता है। हाँ, ध्यान दीजिएगा मेरी बात। शरीर में सेंधा और काला नमक से जो पोषकता मिलती है, उसी की कमी होने पर पैरालिसिस आता है। शरीर में काला और सेंधा नमक मिलने से जो पोषकता मिलती है, उसी की कमी से ब्रेन हेमरेज भी होता है। मेरे गुरु जिनका नाम था श्री धर्मपाल, अभी वो स्वर्गवासी हैं, एक बार उनके शरीर में ऐसा हुआ, जो पोषकता मिलनी चाहिए थी नमक से, सेंधा और काला, वो कमी हुई, उनको पैरालिसिस का अटैक हो गया। उनकी आवाज चली गई, पूरी आवाज चली गई, वो कुछ बात ही नहीं कर सकते। और मेरी आंखों के सामने मेरे गुरु का ऐसा हाल था। मैं क्या करूं? भयंकर अटैक था, बड़ा अटैक था, पैरालिसिस का। हाथ पैर तो चले गए, आवाज भी चली गई, ब्रेन भी काफी इफेक्ट हुआ, प्रभावित हुआ। मैं उनको ले गया हॉस्पिटल में, एडमिट करवाया। हॉस्पिटल वालों ने हाथ उठा दिए, हमारे पास दवा नहीं, हम क्या कर सकते हैं। तो उन्होंने मेरे गुरु के हाथ पांव बांध दिए। वो कहते हमारे इलाज का तरीका यही है, एलोपैथी जिसको हम सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं, उनके इलाज का तरीका कि पैरालिसिस पेशेंट का हाथ पैर हिलता रहता है ना, उसके कंट्रोल के बाद, तो उसको पकड़ने के लिए बांध दिए। अब मेरे गुरु छटपटाए, परेशान, तो मैं उनको हॉस्पिटल से ले आया और मेरे इस निर्णय की बहुत आलोचना हुई। मेरे सहयोगियों ने बहुत आलोचना की, आप क्या कर रहे हैं, मार डालेंगे, ऐसा हो जाएगा, इतने बड़े हॉस्पिटल में से निकाल के आप उनको घर ला रहे हैं। मैंने कहा इनके पास इलाज ही नहीं है। वो डॉक्टर अपने मुंह से कह रहा है मेरे पास इलाज नहीं है। राजीव भाई आप तो जानते हो होम्योपैथी, आप तो जानते हो आयुर्वेद, आप लोग क्यों नहीं करते? तो हम निकाल लाए उनको, और मैंने कुछ नहीं किया। आपको जानकारी देना चाहता हूँ और आज ये शायद मैं पब्लिकली बता रहा हूँ, मेरे गुरु के लिए कुछ नहीं किया। मैंने अंदाजा लगाया कि शायद इनके शरीर में नमक से मिलने वाली पोषकता की कमी है, इसके कारण ये अटैक आया हो। 99% केस में अटैक इसी कारण से आता भी है, तो शायद ऐसा हुआ हो। और मैंने ध्यान किया तो वो नमक वही खाते थे, समुद्र के पानी वाला। तो मैंने उनको होम्योपैथी की एक ऐसी दवा चुनकर दी जो सेंधा नमक और काले नमक की पोषकता को बढ़ाने वाली। दवा की 3 खुराक में उनका पैरालिसिस ठीक हो गया। 3 खुराक, सवेरे एक खुराक दी, दोपहर को एक दी, शाम को एक खुराक दी, अगले दिन तो वो चलने लगे। जो पूरी तरह से बेड रिडन थे, बिस्तर पे थे, हाथ पैर बिल्कुल छूट गए थे, दिमाग और बॉडी का कनेक्शन टूट गया था, आवाज बिल्कुल चली गई थी, वॉइस पूरी तरह से लॉस हो गया था।
सवेरे अगले दिन 3 खुराक सुबह दोपहर शाम की लेके अगले दिन सवेरे मैंने देखा कि वो अपने से घिसटते घिसटते बाथरूम जा रहे हैं। और 3 खुराक के बाद चौथी ली नहीं मैंने। 2 दिन के बाद उनकी आवाज वापस आई और 4-5 दिन में बॉडी के सारे फंक्शन नॉर्मल हुए। और 10 दिन के बाद जिसने भी उनको देखा वो यही कहता था, धर्मपाल जी मुझे नहीं लगता आपको कोई अटैक आया। जो भी देखे वो ये कि हमें नहीं लगता था कि कोई अटैक आया। माने इतनी नॉर्मल हो गई सारी कंडीशन। और जब उनकी बेटी उनको मिलने आई, वो जर्मनी में रहती है, तो वो खुद हैरान हो गई। फिर उसने पूछा क्या किया? मैंने कहा कुछ नहीं, होम्योपैथी की एक दवा दी थी। वो दवा का एक ही काम है कि नमक से जो पोषकता चाहिए शरीर को वो नमक नहीं दे पाया, या नमक नहीं खाने से वो पोषकता नहीं थी शरीर में। वो दवा मैंने दे दी, 3 खुराक में चमत्कार कर दिया। ऐसे ही होता है। तो हम जब कहते हैं ना दवा का चमत्कार है, दवा का चमत्कार क्या है? कुछ खास नहीं है। आपके शरीर में जो पोषकता में कमी आई और उसके कारण से जो तकलीफ में आप फंस गए, वो पोषकता किसी तरह से दे दो। अगर उस समय में उनको नमक का पानी उबाल के दे देता तो भी वो ठीक हो जाता। मैं दवा नहीं देता, सेंधा नमक लेके, काला नमक लेके पानी में डालता, पानी को उबालता और वो 1-1 चम्मच पानी मिलाता तो भी ठीक हो जाते। लेकिन मुंह उनका खुलने की स्थिति में नहीं था, तो पानी जाए कैसे? इसलिए दवा देनी, नहीं तो वो वैसे भी ठीक हो। तो ये उदाहरण मैंने आपको सिर्फ इसलिए दिए हैं कि आप इसकी गंभीरता को समझ लें। अपने जीवन में जो एक बड़ी गलती हम कर रहे हैं, भूल कहना चाहिए उसको, गलती नहीं है। गलतियों का तो सुधारा होता है, भूल सुधरती नहीं। तो बड़ी भूल कर रहे हैं वो एक ही है, हमने नमक अपने घर में ले आया, आयोडीन युक्त टीवी का विज्ञापन देख के। रोज टीवी हमें उल्लू बना रहा है, आयोडीन युक्त नमक खाओ नहीं तो पागल हो जाओगे, घेंगा हो जाएगा। मैं देश में 12 साल से घूम रहा हूँ, कोई एक पेशेंट मुझे मिले जिसने आयोडीन युक्त नमक नहीं खाया और उसको घेंगा हुआ हो, मिला नहीं आज तक। सरकार को बार बार मैं कहता हूँ, भाई मुझे दे दो, फोकट में ठीक करूंगा। जिनको आयोडीन युक्त नमक नहीं खाने से घेंगा हुआ, ऐसे पेशेंट मुझे दे दो, मैं मेरे खर्चे से, मेरे पैसे से उनका ट्रीटमेंट करूंगा, ठीक करूंगा। एक भी मरीज सरकार मुझे नहीं दे पाई। मैंने सरकार से लिस्ट मांगी कि दे दो मुझे एक सूची, किस किस गांव में कौन कौन आदमी है जिसको आयोडीन युक्त नमक नहीं खाने से घेंगा हुआ। आज तक सूची नहीं आई। हाँ, भारत में जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तरांचल, ये पहाड़ के कुछ राज्य हैं, वहाँ जरूर मैंने कुछ मरीज देखे हैं जिनको आयोडीन की कमी से घेंगे की समस्या है। आप ध्यान से सुनिएगा इस बात। 3 राज्य हैं और 3 राज्यों के नजदीक में कुछ हो सकते हैं। मैंने 3 राज्य मेरी आंखों से देखे हैं, जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड। इन 3 राज्यों में पहाड़ पर, ऊंचाई पर रहने वाले कुछ लोगों में आयोडीन की कमी है शरीर में, तो उनको घेंगा है, वो समझ में आता है। लेकिन पहाड़ से नीचे उतरकर मैदानों में रहने वाले किसी आदमी को ये कमी नहीं है, हो नहीं सकती। कारण जानते हैं क्या? पहाड़ों की ऊंचाई पर जो वनस्पतियां पैदा होती हैं, जो सब्जियां पैदा होती हैं, जो दालें पैदा होती हैं, उनमें प्राकृतिक रूप से आयोडीन कम है। और मैदानों में जो सब्जियां और दालें पैदा होती हैं, इनमें प्राकृतिक रूप से आयोडीन भरपूर है। मैं आपको चेन्नई के बारे में कह सकता हूँ। चेन्नई में आधा कटोरी दाल आप खा लो, पकी हुई दाल, सांभर के रूप में चाहे रसम के रूप में, आपके 1 दिन की आयोडीन जितनी चाहिए उतने में ही पूरी हो जाती है। आधा कटोरी दाल मात्र खाने से 1 दिन के आयोडीन की आवश्यकता पूरी हो जाती है चेन्नई में। बेंगलोर में भी यही हाल है, हैदराबाद में भी यही हाल है। अगर पहाड़ में जाएंगे तो वहां थोड़ी जरूरतें नहीं हो पाती। तो मेरा सरकार को बार बार ये कहना है कि भाई पहाड़ों में अगर ये कमी ज्यादा है तो उनको खिलाओ आयोडीन युक्त नमक, हमको क्यों खिला रहे हो जबरदस्ती? हम तो सभी दाल खाने वाले लोग हैं। आधी कटोरी दाल आप में से कौन है जो रोज नहीं?
चाहे सुबह चाहे शाम, सभी खाते हैं, हम सब शाकाहारी हैं, बिना दाल के जिंदा नहीं रह सकते। तो हम सबको तो आयोडीन की कमी है नहीं, फिर जबरदस्ती हमको क्यों खिला रहे हो ये आयोडीन युक्त नमक? और अतिरिक्त आयोडीन जो शरीर में आया, ये क्या खुराफात करेगा, कोई बताता नहीं। आपको जानकारी देना चाहता हूं कि जरूरत से ज्यादा आयोडीन अगर शरीर में जमा हो तो इसकी सबसे पहली खुराफात है, ये आदमी को नपुंसक बनाता है। जिनके खून में जरूरत से ज्यादा आयोडीन आ जाती है वो कभी भी बच्चा पैदा कर नहीं सकते। स्त्री हो या पुरुष, दोनों ही नपुंसकता में जाते हैं अगर जरूरत से ज्यादा आयोडीन आ जाए। इतनी खतरनाक बीमारी जिस आयोडीन की अधिकता से आती हो वो पूरे देश में टीवी चैनलों पर कभी नहीं बताया जाता। आधी बात बताता है टीवी चैनल, आयोडीन युक्त नमक खाओ, लेकिन ये आधी बात और बताने की जरूरत है कि आपके शरीर में जरूरत से ज्यादा आयोडीन है तो मत खाओ, नहीं तो नपुंसकता में चले जाओगे। अधूरा ज्ञान खतरनाक है। और इसी के चक्कर में मैं देख रहा हूं पिछले कई वर्षों में हमारे देश में लोगों में नपुंसकता बढ़ रही है। शादी को 10-10 साल हो गए, 15-15 साल हो गए, बच्चे नहीं हो रहे। वो आते हैं, सिर पटकते हैं मेरे पास, क्या करें कैसे करें। उनको छोटा सा ज्ञान अगर कोई 10 साल पहले दे देता कि भैया आयोडीन युक्त नमक मत खाओ, सेंधा नमक खाओ, काला नमक खाओ, तो वो यहाँ तक पहुँचते नहीं। उनको शादी के पहले दूसरे साल में ही बच्चे हो जाते हैं। तो विषय की गंभीरता को आप समझिए कि हम कितनी बड़ी गलती में या भूल में फंस गए टीवी के विज्ञापन में फंस गए। और टीवी में विज्ञापन कौन कंपनियां कर रही हैं? वो कंपनियां जो 15 पैसे किलो के नमक को 7 रुपए 10 रुपए किलो बेच रही हैं। आप जानते हैं समुद्र के पानी से नमक बनाना 15 पैसे किलो का खर्च आता है, क्योंकि समुद्र का पानी फोकट का है, टैक्स फ्री है, कॉस्ट फ्री है। और उसके ऊपर पड़ने वाला सूरज का प्रकाश वो भी टैक्स फ्री है और कॉस्ट फ्री है। नमक बनाने में मशीन कोई लगती नहीं। आप जानते हैं समुद्र का पानी एक खेत में हम इकट्ठा करते हैं, सूरज की धूप उस पर गिरती है, पानी बाष्प बन के उड़ जाता है, नमक नीचे रह जाता है। यही है ना, इसमें ना कोई मशीन लगती है, ना बिजली लगती है, ना बिजली ना मशीन, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो कम है। 15 पैसे किलो का खर्चा आता है। अब ये 15 पैसे किलो का नमक आपके घर तक आते आते 7 रुपए किलो कैसे हो जाता है? ये उन लूटखोर कंपनियों का सारा तंत्र है, सरकार के साथ मिलकर, कि आपकी जेब में से पैसे खींच लें। जितनी कंपनियां नमक को आयोडीन युक्त करके बेच रही हैं या आयोडीन युक्त नमक है, वो सब लूट रही हैं आपको। ईस्ट इंडिया कंपनी ने जितना नहीं लूटा उससे ज्यादा लूट रही, वो चाहे भारत की हो या विदेशी। 15 पैसे किलो की चीज 7 रुपए किलो, हिसाब लगाओ ना गणित का। 15 पैसे किलो की चीज 30 पैसे किलो अगर आप खरीदो तो मुनाफा 100% हो गया। और 15 पैसे किलो की चीज 1.5 रुपए किलो खरीदो, मुनाफा 1000% हो गया। और 15 पैसे किलो की चीज 3 रुपए किलो खरीदो, मुनाफा 2000% हो गया। और 15 पैसे किलो की चीज 6 रुपए किलो खरीदो, मुनाफा 4000% हो गया। और 15 पैसे किलो की चीज 7 रुपए किलो खरीदो, 5000% का मुनाफा आपकी जेब से निकाला जा रहा है नमक के नाम। और नमक की मजबूरी क्या है? ये एक ऐसी वस्तु है जो सबको चाहिए, कंजम्पशन बहुत अधिक है, लाखों करोड़ों टन में हम इस्तेमाल करते हैं हर साल, तो मुनाफा भी कितना होगा जरा सोचो। 1 किलो का मुनाफा 15 पैसे से 7 रुपए, तो करोड़ों टन, लाखों करोड़ों टन नमक हर साल बिक रहा है। हजारों लाखों करोड़ों रुपए लूट रहे हैं कुछ लोग आपको उल्लू बना। तो मैं चाहता हूं आप इस लूट से भी बचो और इस नमक से भी बचो। एक तो नमक जो दे रहे हैं वो बीपी बढ़ाने वाला, तकलीफें पैदा करने वाला, शरीर में विकृतियां और दोष पैदा करने वाला, ऊपर से इतना महंगा, हमारे पैसे खींच कर ले जा रहे। तो ये जो साजिशें चल रही हैं,
ये जो षड्यंत्र चल रहे हैं पूरे देश में अलग अलग तरीके, मुझे लगता है कि कोई बड़ा षड्यंत्र शायद इस देश के साथ हो रहा है कि सबको आयोडीन युक्त नमक खिलाते जाओ, 5 साल 10 साल 15 साल में सबकी आयोडीन शरीर में ज्यादा हो जाए, नपुंसकता पूरे देश में बड़े पैमाने पर हो जाए, बच्चे ही पैदा ना हो इस देश में, तो विदेशी आकर फिर कब्जा कर ले इस देश में अधिक जनसंख्या के कारण। आपकी जनसंख्या घटती जाए और दूसरों की बढ़ती जाए। आपको सुन के हैरानी होगी, आयोडीन युक्त नमक भारत देश में आने से पहले यूरोप और अमेरिका के खंड के 40 देशों में चल चुका है और वहां की सरकारों ने उसको पूरी तरह से प्रतिबंध कर दिया, बैन कर दिया। यूरोप के देशों में सबसे पहले एक देश है जिसका नाम है जर्मनी, इसने आयोडीन युक्त नमक शुरू किया। आयोडीन युक्त और एक्स्ट्रा फ्री फ्लो, आप सुनते हैं ना टीवी में, एक्स्ट्रा फ्री फ्लो नमक है और आयोडीन युक्त भी है। ये एक्स्ट्रा फ्री फ्लो क्या है? नमक में हमेशा नमी रहती है, नमी पानी के कारण रहती है। नमक की एक विशेषता है कि वो हर तरफ से पानी को खींचता है। सूखा हुआ नमक यहाँ खोल के रख दो, कल देखना वो सब गीला हो जाएगा। कहां से हो गया? वातावरण में जो मॉइस्चर है उसको नमक खींचता है। अगर कोई नमक पानी को खींचेगा तो वो एक्स्ट्रा फ्री फ्लो नहीं हो सकता, सूखा नहीं होगा। सूखा नहीं होगा होनी चाहिए वो ये कि नमक जो है पानी को खींचता है, उसका गुण धर्म है। खाली रख दो गीला हो जाएगा। अब ये पानी को खींचने का जो गुणधर्म है, इसके कारण नमक को जब पीसेंगे तो थोड़ी नमी रहने वाली है। यूरोप और अमेरिका के वैज्ञानिकों ने खुराफाती दिमाग लगाया कि ये नमक में नमी नहीं रहनी चाहिए। क्यों? अगर नमी है तो ये ऐसे करके किसी पे इसको छिड़क नहीं सकते, गुरका नहीं जा सकता। यूरोप और अमेरिका की खासियत क्या है वो हमें जाननी चाहिए। उनकी अपनी समस्या है जिसका समाधान करने के लिए ये तमाशा किया। वहां सब्जी कोई घर में बनाता नहीं है, दाल कोई पकाता नहीं है, सब्जी बनी बनाई डिब्बे में आती है। ये आप सभी जानते हैं। अमेरिका यूरोप के देशों में, कनाडा जैसे देशों में जो अपने को बहुत विकसित कहते हैं, वो ताजा बनी हुई सब्जी नहीं खाते क्योंकि सब्जी बनाना नहीं आता किसी को। कितने गरीब लोग हैं, सब्जी बनाना नहीं आता। हिंदुस्तान के घर घर में 10 साल के किसी भी बच्चे को जो काम आता है वो यूरोप के बड़े बड़े लोगों को नहीं आता। सब्जी बनाते कैसे हैं? कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक्स और सारी दुनिया का ताम झाम करने वाले हेड्रोन कोलाइडर बनाने वालों को सब्जी बनाना नहीं आता। अच्छा, सब्जी बनाना आता क्यों नहीं है? कारण है कि सब्जी होती भी नहीं है। ज्यादातर देशों में सब्जी के नाम पे या तो बटाटा है, आलू और कांदा, बाकी कुछ है नहीं। तो सब्जी बनाने के नाम पे कुछ है नहीं, प्रकृति ने दिया भी नहीं है, उनको आता भी नहीं। तो सब्जियां वो दूसरे देशों से खरीदते हैं, बना बना के पैकेट में बेचते हैं। अब सब्जी बनी हुई पैकेट में डाली जाएगी तो उसको सुरक्षित रखने का एक ही आधार है, नमक ना डाला जाए उसमें। नमक डल गया तो वो पैकेट बेकार हो जाए। तो बिना नमक की उबली हुई सब्जी पैकेट में बंद आती है यूरोप और अमेरिका में। जब वो खाने के लिए बैठते हैं, प्लेट पर निकालते हैं तो ऊपर से नमक डालते हैं। अब ऊपर से नमक डालना है तो उनको नमक ऐसा चाहिए जो फ्री फ्लो हो, चारों तरफ गिरे। और नमक की विशेषता है कि उसमें पानी रहेगा, थोड़ा मॉइस्चर रहेगा। तो उन्होंने अपनी समस्या का समाधान करने के लिए नमक को एक्स्ट्रा फ्री फ्लो बनाया और उसके लिए बीसियों केमिकल डाल दिए उसमें। अब वो नमक नहीं रहा, केमिकल का भंडार हो गया। कई तरह के रसायन उसमें डाल दिए नमक को एक्स्ट्रा फ्री फ्लो बनाने के लिए। अब उन्होंने देखा कि उनके यहाँ ये नमक चल पड़ा, उस नमक में से समस्याएं शुरू हो गई। आयोडीन युक्त किया और समस्याएं शुरू हो गई। जर्मनी में बड़े पैमाने पर लोगों में नपुंसकता फैली। फ्रांस में, ब्रिटेन में, स्वीडन में, स्विट्जरलैंड में, डेनमार्क में, नॉर्वे में बच्चों के पैदा होने का जो ग्रोथ रेट है वो कम होने लगा। तो बड़ी खोजें हुई कि भाई ये क्या चक्कर
चक्कर हो गया, हमारे यहाँ अचानक से बच्चे पैदा कम होने लगे, क्यों? तब वैज्ञानिकों ने खोज के बनाया कि ये अतिरिक्त आयोडीन का कमाल है, तो धड़ाधड़ सरकारों ने उसको बैन किया कि नहीं चाहिए फिर हमको सादा नमक ही चाहिए। अब उन्होंने तो बंद कर दिया, ले दे के हमारे ठोक दिया हिंदुस्तान के माथे पर। अब हिंदुस्तान के नेता तो सुभान अल्लाह, वो आपने पता नहीं हिंदी या उर्दू की कहावत सुनी है, एक ही उल्लू काफी है बर्बाद गुलिस्ता करने को, हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजामे गुलिस्ता क्या होता है। एक ही उल्लू बहुत होता है समाज को बर्बाद करने के लिए, और हमारे यहाँ उल्लुओं की फौज इकट्ठी होकर राजनीतिक पार्टी बना लेती है, फिर वही मंत्री बन जाते हैं, प्रधानमंत्री बन जाते हैं। उनको बहुत सारी चीजों से कुछ लेना देना नहीं, एक ही चीज से लेना देना, पैसा और कुर्सी। ये कुर्सी मिल गई तो अब इसको टिका के कैसे रखना है, अगली बार इसको बचा के कैसे रखना है, इसके लिए पैसे खर्च करने हैं, तो पैसे लाने कहाँ से हैं, फिर खर्चा कैसे। तो चुनाव का सारा खेल ये है, पैसा बनाना, कुर्सी लाना, कुर्सी पे बैठना, फिर पैसे बनाना, फिर कुर्सी लाना। तो ऐसे नेता हैं, उनके ऊपर किसी ने कह दिया भाई बहुत अच्छा आयोडीन युक्त नमक भारत में लगा दो, तो लगा दिया हमारे नेता। और लगा ही नहीं दिया, कानून बना दिया कि जो बिना आयोडीन का नमक खाएगा उसको जेल भेज दिया जाएगा। ऐसे मूर्खों के मूर्ख नेता हमारे देश में। कानून ने ऐसा भी बना दिया कि जो बिना आयोडीन का नमक बेचेगा दुकान में, उसको भी जेल में डाल देंगे। इन मूर्खों ने थोड़ा भी नहीं सोचा कि 1930 के पहले इस देश में कोई आयोडीन युक्त नमक नहीं था, समुद्र के पानी का ही नमक नहीं था, आयोडीन युक्त नमक की तो बात ही छोड़ दो। और लोग ज्यादा स्वस्थ थे। जब से ये समुद्र के पानी का नमक आया, घरों में ज्यादा बीमारियां आई हैं। ऐसे हमारे नेता। अब इसमें घुस क्या गया सारा खेल कि जो नमक को 15 पैसे किलो से 7 रुपए 10 रुपए किलो बेचने वाली कंपनियां, उनको मुनाफे कमाने हैं। उसमें बड़ी बड़ी विदेशी कंपनियां हैं, भारत की भी कुछ देशी कंपनियां हैं, उनको अपना धंधा चलाना है। नेताओं को उसमें से थोड़ी घूस और रिश्वत देकर अपनी व्यवस्था को टिकाए रखना है। तो नेता और भ्रष्ट कंपनियों का गठजोड़, भ्रष्ट नेता, भ्रष्ट कंपनी, भ्रष्ट अधिकारी ये बन गया, तो चला गया पूरे देश में आयोडीन युक्त नमक। आपको सुन के हैरानी होगी, मेरे जैसे बहुत लोग इसके खिलाफ लड़ रहे हैं, सड़क पे भी और अदालतों में। कई संस्थाएं हैं जिन्होंने इनके खिलाफ मुकदमे किए हुए और उनके फैसले भी आए। एक इतना अच्छा फैसला आया महाराष्ट्र हाई कोर्ट का कि जबरदस्ती सरकार किसी को आयोडीन युक्त नमक नहीं खिला सकती। किसी की इच्छा है तो खाए, नहीं है तो वो अपना दूसरा नमक खाए। तब से ये कंपल्शन हटाया उन्होंने, क्योंकि कोर्ट का फैसला आया। अभी थोड़े दिन में सुप्रीम कोर्ट का भी आने वाला है इसी मामले में फैसला, क्योंकि एक मुकदमा वहां चल रहा है। तो फैसला आएगा तो सरकार को पीछे हटना पड़ेगा। लेकिन सरकारें कितनी खतरनाक हैं आप जरा सोचिए। जिनको आप बना रहे हैं अपनी सुरक्षा के लिए, वो सरकारें ही आपको खतरे में डालती हैं। तो आपको तो मेरी एक ही छोटी सी विनती है, इतनी सब राम कहानी सुनने के बाद घर का नमक बदलिए। ये कहानियां इसलिए सुनानी पड़ती हैं कि दिमाग बदलना आसान काम नहीं होता। एक रास्ते पे आदमी चल पड़े ना तो उसको वापस लाना बड़ा मुश्किल काम होता है। तो उसको कई तरह से कन्विंस करना पड़ता है, बताना पड़ता है, जानकारियां देनी पड़ती है, तब जाके वो एक छोटा सा फैसला करता है, हाँ आज से मेरे घर में सेंधा नमक ही आएगा या काला नमक ही आएगा। तो आप तो जितने लोग यहाँ बैठे हैं अपना फैसला तो आप आज कर ही लो। और मेरी एक छोटी सी विनती है कि आपके पड़ोसी हैं, परिवार के मित्र हैं, परिचित हैं, उनको भी ये बोलना शुरू कर दो, भैया नमक लाना तो सेंधा लाना, काला लाना। अब आप कहेंगे थोड़ा महंगा है, तो जीवन से महंगा कोई सौदा नहीं। 10 रुपए किलो का अगर सेंधा नमक खाना पड़ता है मान लो, या 10 रुपए किलो का काला नमक खाना पड़ता है और आप स्वस्थ हो जाते हैं, लाखों रुपए के आपके खर्चे बच जाते हैं, तो क्या बड़ा सौदा है। और सेंधा नमक महंगा एक ही कारण से हुआ, भारत का बंटवारा जो हो गया, पाकिस्तान अलग हो गया, हमारे नमक के पहाड़ पाकिस्तान के कब्जे में चले गए, वरना ये सेंधा नमक तो सबसे सस्ता बिकता रहा। आप यहाँ कई बुजुर्ग बैठे हैं,
आप याद करिए, आपके जवानी के दिनों में शायद रुपए में 5-7 सेर या 10 सेर नमक मिलता होगा। मेरे दादाजी बताते हैं 5-7 पैसे किलो में मिल जाता था सेंधा नमक, काला नमक। ये महंगा तब से हुआ जब से पहाड़ पाकिस्तान के कब्जे में गए हमारे हिस्से के, तो महंगा हो। और अभी महंगा और इसलिए है कि ये इंपोर्ट करके लाना पड़ता है। पहले एक ही देश में मिलता था, अब दूसरे देश से लाना पड़ता है, इसलिए थोड़ा महंगा हुआ। तो थोड़ा महंगा है तो भी मैं मानता हूं आपके स्वास्थ्य की कीमत पर तो वो इतना महंगा नहीं पड़ेगा। आप उसको लाते जाइए, घर में सेंधा नमक लाइए, काला नमक लाइए। और फिर इस नियम में आप चाहें तो छूट ले सकते हैं कि दूध के साथ नमक की चीज भी लेनी पड़े तो सेंधा नमक और काले नमक की कोई भी चीज ले सकते हैं। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले कहा था, कल या परसों कहा था कि शाम को भोजन के तुरंत बाद दूध पिए, दोपहर को भोजन के तुरंत बाद लस्सी या मट्ठा पिए, और सवेरे भोजन के तुरंत बाद जूस पिए, फलों के रस पिए। तो बहुत लोगों के मन में प्रश्न रहा होगा कि अगर हम दूध पी रहे हैं तो नमक की चीज खा रहे हैं, आयुर्वेद तो मना करता है नमक और दूध का। तो ध्यान ये रखें कि जो वस्तुएं नमक की आप बनाएं वो सेंधा नमक और काले नमक की बनाएं, उसके साथ दूध पिए। दही, मट्ठा या छाछ या तक्रम जो ले रहे हैं वो सेंधा नमक और काला नमक डाल कर लें, ताकि जीव हिंसा भी ना हो और आपके शरीर के लिए भी अनुकूल हो। सब्जियां बनाएं सेंधा और काले नमक में, दालें पकाएं सेंधे और काले नमक में, फिर उसके साथ दूध भी लेना संभव है, दही में भी वो डाल के खाना संभव है। तो ये हमेशा से आपको याद रखना है, ध्यान रखना है। कल साध्वी जी ने आपको एक बात कही थी कि कम से कम मिट्टी के बर्तन तो सबके घर में आ जाएं। आज साध्वी जी अगर अपने प्रवचन में ये कहेगी कि आज से आपके घर में सेंधा नमक आ जाएगा तो मैं तो उनका बहुत कृतज्ञ रहूंगा। हम हमारे जीवन में, आचरण में कोई ज्ञान अगर प्राप्त करें और तुरंत उसको लागू करें तो वो सबसे बड़ी सफलता है। तो मुझे लगा कि कल का मेरा व्याख्यान काफी सफल है। आज मैं उससे थोड़ा आगे बढ़ते हुए बात करूंगा कि हमारे जीवन में विरुद्ध वस्तुओं के बारे में कल चर्चा करते समय ये नमक की बात निकली। ऐसी ही एक बात जो कल की चर्चा से अधूरी है वो ये कि हम जब कोई भी भोजन ऐसा तैयार करें जिसमें फर्मेंटेशन होता हो। फर्मेंटेशन आप समझते हैं कि जिसमें हम कोई वस्तु को ऐसी अवस्था में रखें पानी में मिला के कि वो 1 दिन या 2 दिन सड़े, तो सड़ने के बाद फिर हम उसका भोजन बनाएं। उस पर कल साध्वी जी भगवान ने मुझे कहा था कि इस पर भी बात करें, तो आज मैं यहीं से शुरू करता हूँ कि फर्मेंटेड चीज़ें जो सड़ाकर बनाई गई वस्तुओं को हम कहते हैं अंग्रेजी में फर्मेंटेड प्रोडक्ट्स। जैसे डबल रोटी है, जैसे पाव रोटी है, जैसे बिस्किट है, और उसी क्रम में आती है इडली है, वगैरह वगैरह। तो इसमें धर्म की दृष्टि से हम मानते हैं कि जीव हिंसा होती है, वो बात बिल्कुल सही है। और हमारे आयुर्वेद चिकित्सा शास्त्र की दृष्टि से भी ये वस्तुएं अनुकूल नहीं, इनको विरुद्ध आहार में ही देना जाता है। होता क्या है कि जैसे हम डबल रोटी बनाते हैं, पाव रोटी बनाते हैं, तो मैदा है, मैदे को सड़ाते हैं। मैदा अपने आप में सबसे खराब चीज है। इस पूरे दुनिया में मनुष्य जाति ने जो सबसे खराब 3 वस्तुएं पैदा की हैं, जिनको मैं सबसे खराब मानता हूँ, उनमें से एक है समुद्री नमक, समुद्र के पानी से बना हुआ नमक। दूसरी है चीनी, जिसको आप शुगर कहते हैं, और तीसरी वस्तु है वो मैदा है। मैदा बहुत ही खराब है अपने आप में। आप बोलेंगे मैदे में खराबी क्या है? मैदे की सबसे बड़ी खराबी ये है कि वो गेहूं के आटे से बनती है। आटे की पूरी चोकर निकालने के बाद सबसे खराब आटा वही है जो मैदा में बच जाता है। आटे की चोकर निकल गई माने उसके फाइबर्स निकल गए, रेशा उसका निकल गया। और बिना रेशे की कोई भी वस्तु अगर आप खा रहे हैं
तो वो आपके लिए सबसे ज्यादा प्राणघातक और हानिकारक है। कारण क्या है कि जब किसी वस्तु में रेशा नहीं है और आप उसे खा रहे हैं तो वो अंत में जाकर आपकी बड़ी आंतों से चिपकेगी, उसका पाचन तो होने वाला नहीं है, वो बड़ी आंतों से जाकर चिपक जाएगी और बड़ी आंतों से जाकर जब वो चिपक जाएगी तो बड़ी आंतों की दीवारें मोटी होती चली जाएगी। अंत में ये बड़ी आंतों की दीवारें जो मोटी होती जाएंगी ये आपको कारण बनेगी कॉन्स्टिपेशन का, कब्जियत का, कोष्ठबद्धता का। और ये कॉन्स्टिपेशन और कब्जियत और कोष्ठबद्धता बढ़ते 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 एक दिन आपको दुनिया की सबसे खराब बीमारियों में फंसाएगी। कल शाम को बात हो रही थी, मैंने यहाँ शाम के चिकित्सा प्रशिक्षण शिविर में ये बात की थी, सर्दी और जुकाम कैसे होते हैं। तो सर्दी और जुकाम का एक कारण तो है कि हम वायरल इन्फेक्शन में चले जाते हैं और सर्दी जुकाम हो जाता है प्रतिक्रिया स्वरूप। वायरल इन्फेक्शन से होने वाला सर्दी जुकाम कभी भी खतरनाक नहीं होता, वो शरीर की ताकत को बढ़ाता है, प्रतिकारक शक्ति को बढ़ाता है। कोई बाहर का वायरस आपके शरीर में चला गया, अब वो वायरस को एंटीडोट करने के लिए, उसको निष्प्रभावी करने के लिए अंदर से शरीर की ताकत काम करना शुरू करती है और शरीर जब जीत जाता है तो 2 या 3 दिन में सर्दी जुकाम खत्म हो जाता है। ये बहुत आसान सी बात है, ये चलता रहता है काम। लेकिन जब हमारे बड़ी आंत में कब्जियत आती है, कॉन्स्टिपेशन आता है और उस कॉन्स्टिपेशन के बाद सर्दी और जुकाम होता है, वो बहुत ही खतरनाक माना जाता है। कॉन्स्टिपेशन से होने वाला सर्दी जुकाम धीरे धीरे लंबे समय में आपको स्नोफीलिया जैसी खराब बीमारी में फंसाता है। स्नोफीलिया से भी ज़्यादा खराब बीमारी दमा, अस्थमा, ब्रोंकियल अस्थमा शुरू हो जाती है। फिर यही कॉन्स्टिपेशन से होने वाला जुकाम आपके शरीर में ब्रोंकाइटिस जैसी बीमारियों का कारण ये है कि इस कत्ल खाने को बंद कराओ, फिर उसके बाद और जो कत्ल खाने चल रहे हैं उनको बंद कराओ, फिर विदर्भ के सबको बंद कराओ, फिर महाराष्ट्र के बंद कराओ, फिर पूरे देश के बंद कराओ। और अगर आपने ये कत्ल खाना बंद करा लिया तो रास्ता खुल जाएगा बाकी सब कत्ल खानों के बंद होने के लिए। अब इसको बंद कराने के लिए आपको एक आधार तो मैंने समझा दिया कि आप इसको क्यों बंद कराना चाहते हैं। धार्मिक रूप से जरूरी है, आर्थिक रूप से जरूरी है, सांस्कृतिक रूप से जरूरी है, हमारे मान्यताओं के लिए भी बहुत जरूरी है, इसलिए हम बंद कराना चाहते हैं। और दूसरा तरीका क्या हो बंद कराने का, तो तब से सबसे आसान तरीका यह है कि जिन निर्बुद्धि लोगों ने, कुबुद्धि लोगों ने ये बनाने का फैसला किया, इनकी बुद्धि बदलने का काम। मैंने आपसे कहा ना, तुलसीदास ने कहा ना, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। ये सारी लड़ाई मन में होने वाली है, बुद्धि से होने वाली है। इसमें हाथ पैर चलाने की जरूरत नहीं है, डिशुम डिशुम करने की भी जरूरत नहीं, बुद्धि से होगी ये सारी लड़ाई। बुद्धि उनकी फिर गई। 1992 में उन्होंने प्रस्ताव कर लिया यहाँ एक नया कत्ल खाना होना चाहिए। उस फ्री हुई बुद्धि को फिर सीधे ले आओ कि भाई 1992 में प्रस्ताव हुआ है तो वो वापस भी लिया जा सकता है। संसद ने बड़े बड़े प्रस्ताव किए हैं, वापस हुए हैं, तो ये नगर पालिका क्या है, ये भी प्रस्ताव करेगी, वापस ले लेगी, कोई बड़ी बात थोड़ी है। तो ये प्रस्ताव वापस लाएं तो इसके लिए कौन निमित्त बनेंगे? इसके लिए निमित्त बनेंगे इस नगर पालिका के नगर सेवक। इस नगर पालिका में लगभग 80-84 नगर सेवक हैं। इनकी बुद्धि को पलटने का काम करना है। आप जो है पूरी ताकत से लग जाइए तो अगले 8-10 दिन में इनकी बुद्धि पलट जाएगी। इनकी बुद्धि इतनी तीखी नहीं है कि ना पलटे। मुझे तो कभी लगा कि उनमें बुद्धि है क्या, इसलिए ज्यादा आपको ताकत नहीं लगानी पड़ेगी। थोड़ा थोड़ा आप बात करेंगे उतने में ही पलट जाएंगे। और वो पलट कैसे जाएंगे? अभी थोड़ी देर पहले जो अटल जी कह रहे थे कि जब पता चला हमको कि ऐसा कुछ होने वाला है, तो ये बात जब नगर सेवकों से की गई तो उन्होंने आश्चर्य किया, उनको मालूम ही नहीं है ऐसा कुछ हो रहा है। सांसद को मालूम नहीं है ऐसा कुछ हो रहा है, विधायकों को मालूम नहीं है ऐसा कुछ हो रहा है, की सरकार को भी नहीं मालूम होगा यहाँ कुछ हो रहा है। मालूम किसको है? तात्कालिक जो अधिकारी है और उसके साथ जो जुड़ा हुआ ठेकेदार है, वही जानता है कि क्या हो रहा है, बाकी किसी को मालूम नहीं है। अब जब मालूम नहीं है तो बुद्धि बदलना और आसान है। मालूम हो
तो थोड़ा तकलीफ आएगी, बिना मालूम को तो और आसान है बदलना। तो आप एक छोटे से काम पे लगिए कल से, कि जितने भी नागरिक यहाँ हैं, भाई हो या बहन, छोटी छोटी टीम बनाइए, 2-2, 3-3 कार्यकर्ताओं की, और सारे नगर सेवकों के पास अगले 7 दिन में जाइए और हर नगर सेवक से एक ही बात करिए कि तुम भारतवासी हो? हाँ। भारतीयता में मानते हो? हाँ। तो भारतीयता की परिभाषा क्या है? वो कहेगा जी ये नहीं मालूम, इतना मालूम है कि मैं भारतवासी हूं क्योंकि मेरा जन्म भारत में हुआ है। और ये इसलिए भी कहेगा कि मैं भारतीयता को मानता हूं क्योंकि अंग्रेजियत को मानता है, ये कहने की हिम्मत नहीं है। और अगर है तो अम्बा नगरी में रह नहीं पाएगा। तो वो इतना तो कहेगा मैं भारतीयता को मानता हूं। तो कहो कि भारतीयता की सबसे पहली प्राथमिक जो स्थापना है वो है जियो और जीने दो, नहीं तो तुम्हारा अस्तित्व तो नहीं रहेगा। अगर तुम किसी को मारोगे तो तुमको कोई मारेगा। तो ये पशुओं की हत्या होगी तो इसका पाप तुम्हारे सिर चढ़ेगा, लेने को तैयार हो? वो जो एक पुरानी कहानी है ना, एक डाकू हुआ करता था जो लोगों के सिर काट काट के अपना जीवन चलाया करता था। एक बार एक साधु आए, उन्होंने पूछा तुम रोज ये सिर काट के अपना जीवन चलाते हो, तुम्हारी पत्नी को पूछा है इस पाप में वो भागीदार है? उसने कहा मैंने तो कभी नहीं पूछा, जाओ पूछ के आओ। वो गया अपनी पत्नी के पास कि मैं रोज परिवार चलाने के लिए रोज रोज सिर काटता हूं, तुम मेरे इस पाप में भागीदार हो? पत्नी ने कहा नहीं 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 नहीं, मैं भागीदार नहीं हूं। तो बेटे को पूछा तुम भागीदार हो? बेटे ने कहा मैं भी नहीं हूं। बेटी को पूछा, वो भी नहीं है। उसका दिमाग फिर गया, वो वापस साधु के पास आया, वो तो कहते हैं भागीदार नहीं है। तो साधु ने कहा फिर तुम इस पाप के भागीदार क्यों बन रहे हो? यही बात आप नगर सेवकों को पूछो। तुम्हारी पत्नी को पूछा है ये कत्ल खाना चलेगा, इसका पाप हमारे सिर पे पड़ेगा, तो इसकी भागीदारी करेगी तुम्हारी पत्नी? वो कहेगा नगर सेवक नहीं करेगी। तो फिर तुम किस पाप के भागीदार क्यों बन रहे हो? 1 मिनट में समझ में आएगा उसको। फिर उसके बेटे को पूछ लो, बेटी को पूछ लो। और आपने वो जो छोटी सीडी बनाई है ना, वो सीडी लेके जाओ और ये नगर सेवकों के बीवी बच्चों को पहले दिखाओ तो देखो किस महापाप के भागीदार तुम्हारे पति होने जा रहे हैं, ये देख लो पहले। और मैं आपको एक बात बताता हूं, ये जो आदमी होता है ना बड़ा विचित्र होता है, इसका स्वभाव जरा समझने की कोशिश करो। ये घर के बाहर कितना भी टेढ़ा मेढ़ा चले, घर के भीतर सीधे जाता है। ये मेरा 12 साल का तजुर्बा है, ये मैंने किसी किताब में नहीं पढ़ा, किसी शास्त्र में भी नहीं पढ़ा। मैं भारत के आदमी की तुलना सांप से करता हूं। सांप जो होता है ना, सांप अपने बिल के बाहर कभी ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, बड़ा बड़ा टेढ़ा मेढ़ा चलेगा, लेकिन जब बिल में घुसेगा तो बिल्कुल सीधा घुसेगा। वही भारतीय नागरिक की आदत है। वो घर के बाहर कितना भी टेढ़ा मेढ़ा करेगा लेकिन घर में एकदम सीधा घुसेगा। माने बीवी बच्चों के सामने टेढ़ा मेढ़ा नहीं करेगा, आए बाएं शाएं नहीं करेगा। तो ये नगर सेवकों के बीवी बच्चों को पकड़ के उनके साथ ये दिखाने का काम करो, फिर देखो आप कितनी जल्दी सफलता पाओ। आप अगर इसके नगर पालिका के 50, 55, 60 नगर सेवकों के बीवी बच्चों को वो सीडी दिखा दो कि कत्ल खाना होता क्या है, वो समझते ही नहीं है कत्ल खाना होता क्या। वो जानते हैं कि ऐसे ही कुछ कत्ल वतल हो जाता होगा जैसे दुकानों में होता। जब उनको आंखों से दिखाई दे जाएगा कि कितना अत्याचार होता है, कितना पापाचार होता है, आत्मा उनकी पिघल जाएगी, हृदय बदल जाएगा, और फिर वो जो दबाव डालेंगे वो आपका सबसे बड़ा काम करेगा। और ये काम मैंने किया है, इसलिए आपको बता रहा हूं। कुछ साल पहले हमने पंजाब में डेराबस्सी का कत्ल खाना बंद कराया था। 150 करोड़ का प्रोजेक्ट था और उसको बंद कराने का यही सबसे आसान काम हमने किया था। जितने एमएलए हैं पंजाब विधानसभा के, हरियाणा विधानसभा के, उनके बीवी बच्चों को जा जाके हमने ट्रेनिंग दिया, उनका दिमाग बदला और उनके बीवी बच्चे सीधे रास्ते पे आए तो उनके पति सीधे रास्ते पे आए। विधानसभा ने जिसको प्रस्ताव पारित करके बनवाया, उसी विधानसभा ने प्रस्ताव वापस किया। जमीन किसानों को वापस गई, कत्ल खाना बंद हुआ। अब वहां खेती होती है, गेहूं की खेती होती है, चावल की खेती होती है। तो वहां हो सकता है तो यहां भी हो सकता है। और वहां थोड़ा मुश्किल था क्योंकि वो विधानसभा के स्तर का मामला था, यहां थोड़ा आसान है क्योंकि नगर पालिका का मामला। तो कल से आप जो काम में लगना है वो ये 2-2, 3-3 के ग्रुप बनाइए,
यहाँ के नगर सेवकों के घर में जाइए, वो छोटी सी सीढ़ी उनको दिखाइए, कत्ल खाने का मतलब क्या होता है उनको समझाइए, कितना आर्थिक नुकसान हो रहा है, कितना धार्मिक नुकसान हो रहा है, कितनी सांस्कृतिक तकलीफें आएंगी वो उनको बताइए। और सबसे पहला सवाल, इस पाप के भागीदार आप बनेंगे अगर ये कत्ल खाना चलेगा, क्योंकि इन जानवरों की मूक आत्मा जब चीत्कार करेगी तो इसके पाप की गठरी आपके सिर बंधेगी सबसे। और इस पाप की गठरी हमारे सिर बंध रही है। हमारे देश के एक बहुत बड़े प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर मदन मोहन बजाज, उन्होंने ये सिद्ध कर दिया है कि जितने ज्यादा जानवरों का कत्ल होगा उतने ही ज्यादा सुनामी भूकंप आएंगे इस देश में, क्योंकि जानवरों की आत्मा जो चीत्कार करेगी वो खाली नहीं जाने वाली है। वो आपने सुना है, मरे हुए चमड़े की आह से आग भी भस्म हो जाती है, लोहा भी भस्म हो जाता है, तो जिंदा जानवर की चमड़े की आह तो क्या क्या नहीं कर सकती। तो ये बात अगर इनके समझ में आ जाएगी तो मैं मानता हूं कि 19 तारीख को जो सभा होने जा रही है नगर पालिका की, इस सभा में ये प्रस्ताव उलट जाएगा। और अगर प्रस्ताव उलट जाए तो हमारी एक हिस्से की जीत होगी। आगे हिस्से के लिए काम फिर शुरू करना पड़ेगा कि जो बाकी कत्ल खाने यहाँ चल रहे हैं उनके लिए भी प्रयास करना पड़ेगा। संत तुकडोजी महाराज की नगरी, संत गाडगे बाबा की नगरी में कत्ल खाना चले ये हमें मंजूर नहीं है। अंबा नगरी में कत्ल खाना चले ये मंजूर नहीं है, क्योंकि अंबा नगरी अच्छे काम करने के लिए है, खराब काम करने के लिए नहीं है। मगर नगर पालिका है तो वो भी अच्छे काम करने के लिए, खराब काम करने के लिए। उसके आगे के भी रास्ते हैं। अगर ये कत्ल खाना बंद करने की और प्रस्ताव को वापस लेने की नगर पालिका कोशिश ना करे तो हमारे पास दूसरा रास्ता। अगर नगर पालिका ने भी अंशदान किया है तो भारत की सरकार को नगर पालिका के साथ मिलाकर सुप्रीम कोर्ट के कटघरे में खड़ा कर दो कि अगर झारखंड और गोवा की सरकारें संविधान विरोधी काम करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से लताड़ पा सकती हैं, तो ये सरकारें जो इतने साल से संविधान विरोधी काम कर रही हैं, इनको लताड़ क्यों नहीं होनी चाहिए। तो वो दूसरा रास्ता, और वो दूसरा रास्ता इतना ताकतवर है कि मुकदमा आप लड़ेंगे और जीत गए तो भारत के सब कत्ल खाने एक साथ बंद हो जाएंगे, तो वो और भी बड़ा पुण्य का काम होगा। ये जो करेंगे ये तो छोटा पुण्य है, जब सारे कत्ल खाने बंद होंगे तो बहुत बड़ा पुण्य है। और ये जान लीजिए कि हिंदुस्तान में कत्ल खानों को बंद कराने के खिलाफ जो भी आंदोलन होगा उसको पूरे समाज का समर्थन मिलेगा। क्या हिंदू, क्या मुस्लिम, क्या सिख, क्या ईसाई, क्या जैन, क्या पारसी, क्या बौद्ध, सबका समर्थन मिलेगा। क्यों? क्योंकि हिंदुस्तान में पहले भी कत्ल खानों के खिलाफ जितने आंदोलन हुए हैं सभी में समाज का समर्थन एक साथ रहा है। आपको इतिहास की एक पुरानी घटना सुनाता हूं। 1857 में क्रांति की शुरुआत हुई। क्रांति की शुरुआत का बिंदु जानते हैं क्या था? क्रांति की शुरुआत का बिंदु था कत्ल खाना। मंगल पांडे नाम का एक क्रांतिवीर, उसको जिस दिन पता चला कि अंग्रेजों की फौज में नौकरी करते समय जो कारतूस मुंह से खोलकर बंदूक में लगाना पड़ता है उसमें गाय की चर्बी मिली हुई होती है, उसी दिन मंगल पांडे का दिमाग घूम गया। उसने कहा मैं जिंदगी में हमेशा गाय को मां मानता आया हूं, उसकी चर्बी लगाए हुए कारतूस को मुंह से खोलूं ये मेरे लिए महापाप है, मैं इसका भागीदार नहीं हो सकता। तो जो ऑफिसर उसको आदेश दिया कारतूस मुंह से खोलने का, उसी ऑफिसर को गोली मार दिया था मंगल पांडे, और वहीं से क्रांति की शुरुआत हो गई थी। माने भारत की आजादी की लड़ाई शुरू यहां से हुई। आजादी की लड़ाई में बीज जो था वो पशु रक्षा का था। आजादी लाना पशु रक्षा के बेस पर संभव हुआ। और दूसरी जानकारी दूं कि जब आजादी का आंदोलन पूरे देश में चला, उसी के साथ साथ पशु रक्षा का आंदोलन भी चला इस देश में। गांव गांव में गोरक्षण सभाएं बनी, गोरक्षा समितियां बनी। 7,32,000 गोरक्षा समितियां इस देश में बनी 1857 से 1894 के बीच में। 7,32,000 समितियां बनने का मतलब भारत की हर गांव में एक गोरक्षण समिति, और एक गोरक्षण समिति में कम से कम 5 से 7 नागरिक, अधिक से अधिक तो सैकड़ों की संख्या। और वो नागरिक गाय बचाने के लिए जीवन देने को तैयार, जानवरों को बचाने के लिए जीवन देने को तैयार। और अंग्रेजों की सरकार उस समय सबसे ज्यादा कत्ल खाने चलाती थी, सबसे ज्यादा गाय काटती थी। अंग्रेजों की सरकार ने 350 कत्ल खाने चलाए थे। हर दिन 30,000 गाय का कत्ल इस देश में होता था। उसका मांस अंग्रेजों की सरकार और अंग्रेजी की फौज खाती थी।
वो गाय को बचाने के लिए इस देश में गोरक्षा आंदोलन हुआ, बाद में वही आजादी के आंदोलन में बदल गया और उसी आंदोलन ने इस देश को आजाद करा। माने इतिहास भी हमारा यही है कि गोरक्षा के नाम पर, पशु रक्षा के नाम पर पूरा समाज उद्वेलित होता है और एक साथ खड़ा हो जाता है। तो आप अगर ये पशु रक्षा का आंदोलन, गोरक्षा का आंदोलन करेंगे, पूरा समाज आपके साथ आएगा और पूरा समाज अगर किसी एक बिंदु पर एक साथ आ सकता है तो वो यही बिंदु है, बाकी कोई बिंदु मुझे दिखाई नहीं देता इस देश में। भाषा के सवाल पर, प्रांत के सवाल पर, जातियों के सवाल पर, आरक्षण के सवाल पर, किसी भी सवाल पर पूरा समाज एक साथ नहीं आ सकता। एक ही सवाल पर आ सकता है, पशु रक्षा, गोरक्षा। अगर इस पर पूरा समाज एक साथ आता है तो समाज को एकजुट भी किया जा सकता है और समाज जब एकजुट होकर लड़ता है तो कोई सरकार की ताकत नहीं है कि समाज को डिगा सके। जिस दिन आप सरकार के सामने मजबूती से सामूहिक रूप से खड़े हो जाएं, सरकार तो आपके सामने सरेंडर कर देगी और आप जो कहोगे वो करने को तैयार रहेगी। सरकार तो कुछ नहीं है, हमारे बिठाए हुए प्यादे हैं। जिस दिन हम चाहें इनको सरेंडर करा सकते हैं, बस हमारी सामूहिक ताकत एक होने की जरूरत है। तो वो सामूहिक ताकत का प्रदर्शन एक बार अमरावती में हो जाए तो फिर पूरे विदर्भ में होगा, फिर पूरे महाराष्ट्र में होगा, फिर पूरे देश में होगा। आप ये मानकर अभियान शुरू करिए और ये मानकर अभियान शुरू करिए कि आप जो करने जा रहे हैं वो ऐतिहासिक काम है, धार्मिक काम है, सांस्कृतिक और सभ्यतागत काम है और ये आपका काम नहीं है, ईश्वर का काम है। आप सिर्फ निमित्त हैं जो आपको उसने चुना है कि तुम ये काम करो। हम धन्यवाद करें ईश्वर को, हम अपने को गौरवान्वित महसूस करें कि ईश्वर ने हमको चुना है। जो हमारे दिमाग में ये बात आई है और वो बात हमारे दिमाग से निकलकर अमरावती के लाखों दिमागों में पहुंचे और अमरावती से विदर्भ में पहुंचे और पूरे देश में पहुंचे। शायद ऐसी ही कोई इच्छा ईश्वर की है और आने वाले समय में कोई एक नया इतिहास अमरावती लिख दे तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं होनी चाहिए। पहले अमरावती ने कुछ इतिहास लिखा है, आने वाले समय में ये भी इतिहास हो सकता है। इतना ही मैं आपको आज कहने के लिए आया कि इस पशु रक्षा के अभियान को आपने जो शुरू किया है, इसको कल से और तीव्र करिए। नगर सेवकों के घरों में जाइए, उनके घर वालों को समझाइए और 19 तारीख के लिए तैयारी करिए। और 19 तारीख को यहाँ जो प्रदर्शन रखा है नगर महापालिका के सामने, उस प्रदर्शन में पूरी ताकत से अधिक संख्या में इकट्ठे होइए। 17, 18, 19, 30 दिन, 3 दिन काम चलेगा। लाक्षणिक कुपोषण का कार्यक्रम है, 17 से शुरू होगा, 19 को खत्म होगा। तो 17 को, 18 को और 19 को तो सबसे बड़ी संख्या में, क्योंकि 19 को ही नगर महापालिका की सभा है और उसी सभा में ये फैसला होना है प्रस्ताव वापस होने का। तो ये जो प्रस्ताव वापस होने का फैसला होना है ये 19 तारीख को है, इसलिए उस दिन ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप हाजिर रहें और आपके साथ आपकी धर्मपत्नी रहें, आपकी बेटियां रहें, आपकी बहनें रहें, आपकी पड़ोसी माताएं रहें। क्योंकि इस कार्य में मैं आपको निवेदन कर दूं कि माताएं बहनें जितना कर सकती हैं उतना कोई नहीं कर सकता, क्योंकि पशुओं से जितना लगाव उनका होता है उतना किसी का नहीं होता। तो आप घर की माताओं बहनों को कहेंगे, वो सहर्ष अपने सब काम छोड़कर आ जाएंगे। इस काम के लिए तो बहुत आसानी से आ जाएंगे। तो माताओं बहनों को साथ में लाइए, आप भी साथ में रहिए और सब धर्म के, सब जाति के, सब पंथ के, सब संप्रदाय के लोगों को इकट्ठा करिए। क्योंकि कोई भी धर्मशास्त्र जानवरों की हत्या करने का आदेश नहीं देता। कम से कम भारत में लिखा गया और भारत में पढ़ा गया, भारत में माना गया, भारत की मान्यता पर बना हुआ कोई भी धर्मशास्त्र इसकी अनुमति नहीं देता है। तो मैं मानता हूं सभी संप्रदाय, सभी धर्म आपके साथ आएंगे और जो सामाजिक लोग हैं, जो दूसरे काम करने वाली संस्थाएं हैं, उनको भी साथ में जोड़िए, वो भी आपके साथ आएंगी और ये लड़ाई में आप जरूर जीतेंगे अगर आप संकल्प के साथ लड़ेंगे। आप लड़ेंगे जीतने के लिए, ये मानकर चलेंगे तो आप आधी लड़ाई तो कल ही जीत जाएंगे जिस दिन आप तय कर लेंगे, और आधी लड़ाई उस दिन जीत जाएंगे जिस दिन ये प्रस्ताव वापस हो जाए। हारने का कभी सोचिए मत, क्योंकि आप ऐसा कुछ नहीं करने जा रहे हैं जो इसमें हारने लायक हो। तर्क बहुत सारे आएंगे। एक तर्क ही आएगा, जी जानवर बूढ़े हो गए क्यों नहीं काटा जाए। तो जो भी ये सवाल पूछे आपसे कि जानवर बूढ़े हो गए तो क्यों नहीं काटा जाए, तो उससे कहना कि तुम्हारे अम्मा बाप भी बूढ़े हो गए, उनको भी काट लो फिर। क्योंकि जानवर बूढ़े हो गए, अगर उनको इसी तर्क से काटना है तो तुम्हारे माँ बाबूजी भी बूढ़े हो गए, आई बड़े भी बूढ़े हो गए, उनको भी काट लो।
कोई लोग मुझे तर्क देते हैं गाय दूध नहीं देती तो क्या, तो आई भी दूध नहीं देती थोड़े दिन के बाद। तो गाय तो कम से कम 15-17 साल दूध पिलाती, आई तो 3 साल से ज्यादा नहीं पिलाती, तो क्या करें, आई को भी काटें। अगर यही तर्क है कि जानवर बूढ़े हो गए हैं, काम नहीं करने लायक हैं, तो हमारे आई वड़िल भी थोड़े दिन में बूढ़े हो जाते हैं, वो भी काम करने लायक नहीं है, उनको काटें क्या? तो चुप हो जाएगा सामने। और फिर उनको यह समझाने की जरूरत है कि कोई भी जानवर का हिसाब सिर्फ दूध से नहीं लगाया जाता, वो और भी बहुत कुछ ऐसा करता है जो दूध से ज्यादा महत्वपूर्ण होता। मैंने आपसे कहा कि हिंदुस्तान की खेती 6.5 लाख करोड़ रुपए का उत्पादन साल में देती है, जिसमें सबसे बड़ा योगदान जानवरों के पेट से निकले हुए उस खाद का है जो कोई कारखाना नहीं बना सकता। यह सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है। जानवरों के मूत्र से कई तरह की औषधियां बनती हैं, दवाएं बनती हैं, वो उनका सबसे बड़ा सहयोग है। सिर्फ दूध ही नहीं है, दूध के आगे भी बहुत कुछ है। तो ऐसे कुतर्की लोग मिले तो उनको सीधा जवाब दीजिए, और कुतर्कियों को जितना अच्छे से जवाब देते जाएंगे उतना वो आपके साथ होते चले जाएंगे। तो आपके सामने ऐसे लोग आएंगे, उनको जवाब देने के लिए तैयार रहिए। और ये लड़ाई मैंने आपसे कहा बुद्धि से लड़ी जाएगी, दिमाग से लड़ी जाएगी, हाथ पैरों से नहीं लड़ी जाएगी। इसलिए इसकी पूरी व्यूह रचना भी उसी हिसाब से करिए। जहां जहां आपको संभावना है वहां वहां आप घुसपैठ करिए। सबसे पहले नगर सेवकों के परिवारों में, महापौर के परिवार में, यहाँ के पालक मंत्री के परिवार में, फिर इस शहर के उन लोगों के परिवार में जो कत्ल खाने का सपोर्ट करते हैं, सहयोग करने को तैयार हैं, उनके परिवार में। धीरे धीरे आप विजयी होते चले जाएंगे, क्योंकि आपके दुश्मन कमजोर होते चले। उनके पास आपके खिलाफ एक भी तर्क नहीं, उनके पास आपके खिलाफ एक भी लॉजिक नहीं, एक भी ऐसा तर्क नहीं है जो किसी के गले में वो उतार सके। वो कहेंगे जी इतना पैसा खर्च हो गया, पैसा खर्च हुआ तो क्या, हिंदुस्तान में रोज करोड़ों रुपए बर्बाद होता है। हमारे देश की संसद जब काम नहीं करती है तो हर रोज का करोड़ों रुपए बर्बाद होता है। तो ये नहीं जा रहे, आप बहुत बड़ा काम करने जा रहे हैं जो ऐतिहासिक है, धार्मिक है, सांस्कृतिक है, आर्थिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। इसलिए दबने की जरूरत नहीं है, डिफेंसिव होने की जरूरत नहीं है, ऑफेंसिव होकर काम करिए। विनम्रता पूर्वक लेकिन दृढ़ता के साथ अपनी बात कहिए, कमजोर होकर कहने की कोई जरूरत नहीं। और सबको साथ लेके चलिए। ईश्वर चाहता है, शायद मैं ऐसा मानता हूं, ईश्वर की इच्छा है ये कि ये काम हम लोगों के हाथों हो, क्योंकि उसने हमको निमित्त बनाया है और इसी एक निमित्त के साथ हम यहाँ सब जुड़े हैं। तो जरूर उसकी इच्छा पूरी करने के लिए थोड़ा थोड़ा प्रयास करेंगे तो वो भी भरपूर मदद करेगा। और ईश्वर हर उसकी मदद करता है जो ईश्वर के रास्ते पे चलने का प्रयास करता है। हम सब उसी रास्ते पे चलने के प्रयास में लगे हैं, इसलिए ईश्वर जरूर मदद करेगा। ऐसी कामना और शुभकामना के साथ मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं और आपसे अपील करता हूं कि कल सवेरे से ही इस अभियान को जिस गति से चल रहा है उससे भी दूनी गति से चलाएं और अगले 19 तारीख तक इसका कोई परिणाम जरूर लेके आएं। परिणाम नहीं आए तो उसके आगे की रणनीति बनाने की और उसके साथ चलने की पूरी व्यवस्था करने की कोशिश आप करें, मैं भी करूंगा। हम सब मिलकर देखेंगे उसके आगे क्या करना है। धन्यवाद। जैसे सिर दर्द है, माइग्रेन है, हेडेक है, इसकी बहुत अच्छी दवा है गाय का घी। हल्का गर्म करो गाय घी और एक एक बूंद नाक में डाल के रात को सो जाओ। सभी तरह के सिर दर्द ठीक होते हैं। और गाय घी अगर आप नाक में डालो ना तो कई बीमारियां ठीक होंगी। जैसे अगर आपको रात में नींद नहीं आती, बिस्तर पे करवटें बदलते रहते हैं, आप ये गाय घी डाल के सो जाओ, बहुत अच्छी नींद है। कई लोग हैं जो रात को सोते समय नाक से संगीत निकालते हैं और इतना जोरदार संगीत निकलता है कि पड़ोसी उनके सो ही नहीं सकते, वो तो मस्त सो जाते हैं, पड़ोसी परेशान रहते हैं। उन सभी लोगों की सबसे अच्छी दवा है ये गाय घी। हल्का गर्म करो, एक एक बूंद नाक में डालो ड्रॉपर की मदद से। गाय घी और बड़े काम में आता है, जैसे साइनोसाइटिस या साइनस, उसकी बहुत अच्छी दवा है ये गाय घी। किसी को भी साइनस की तकलीफ है, कितनी भी पुरानी है, आप उनको बोलो गाय घी डालें ना, बहुत जल्दी ठीक हो। स्नोफीलिया जिनको भी है उनको बोलो गाय घी डालें नाक में, बहुत जल्दी ठीक हो। और जैसे नाक में कई बार हड्डी बढ़ जाती है, मांस बढ़ जाता है, पॉलिप, उसकी बहुत अच्छी दवा है ये गाय, हल्का गर्म करके डालते हैं।
ऐसे बहुत लोग आपको मिलेंगे जिनको बहुत ज्यादा छींकें आती हैं, हर समय छींकते हैं, नाक से पानी निकलता है। उनको बोलो गाय घी डाल के रात को सो। कई बार नाक बंद हो जाती है तो मुंह से सांस लेते हैं, गाय घी डाल दो, एक ही बार में नाक खुल जाती है। और बहुत गंभीर एक बीमारी में ये काम आता है गाय घी। जब किसी को ब्रेन स्ट्रोक होता है, पैरालिसिस होता है, और हमारे ब्रेन के किसी हिस्से में ब्लड जमा हो जाता है, क्लॉट, उसको निकालने की ताकत इस गाय घी में है। आप नाक में डालते रहो एक एक बूंद, और जिनको ये तकलीफ है उनको कहना ऐसे करके उसको थोड़ा सा खींचे, वो ब्रेन में अंदर जाएगा। गाय घी ब्रेन के हर उस पार्ट में पहुंच जाता है जहां मेडिसिन भी नहीं पहुंच सकती। बहुत अद्भुत है। और ये एक गाय घी कम से कम 28-30 बीमारियां ठीक करता है। आपको इसके बारे में एक रोचक बात बताऊं कि ये गाय घी जितना पुराना होता है उतना ही अच्छा, मिलता नहीं कहीं। आप रखो इसको, थोड़ा थोड़ा शीशी में बना के रखते जाओ, पुराना जितना होता जाएगा क्वालिटी बढ़ती जाएगी। और एक समय ऐसा आता है कि ये कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों को। शताब्दी का सबसे बड़ा धोखा एड्स, लेखक कमलेश है। हाँ, पिछली प्रवास पर हमने आपको एक पुस्तक दी थी। हाँ, मैंने पढ़ी है। क्या इस संबंध में जानना चाहिए? मैंने पढ़ी है और बहुत अच्छी किताब है। आपको मिले तो आप भी पढ़िए, क्योंकि उसमें उन्होंने इतनी लॉजिकल बातें कही हैं जिनको पढ़कर ऐसा समझ में आता है कि एड्स कोई बीमारी नहीं है। वो खाम का एक हवा खड़ा किया गया है कंडोम्स बेचने के लिए। और ये पुस्तक पढ़ने के बाद मैं 3 प्रोफेसर से मिल चुका हूँ जो मेडिकल कॉलेज में काम करते हैं। एक तो प्रिंसिपल हैं भोपाल मेडिकल कॉलेज के, वो बोलते हैं, और एक नागपुर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल, दोनों बोलते हैं कि एड्स सच में एक धोखा है, ये वास्तव में कोई बीमारी नहीं है। बीते वर्षों कि बच्चा जब अंग्रेजी सीख जाएगा तो बड़का विद्वान हो जाएगा। दुनिया में इससे बड़ा झूठ कोई दूसरा है नहीं। कोई भी देश ऐसा नहीं है दुनिया में जिसने अंग्रेजी भाषा में सब कुछ करके तरक्की की हो। 2 देशों के उदाहरण तो मैं दे सकता हूं जिनको मैंने देखा। फ्रांस, इतना जबरदस्त उस देश ने, यूरोप के शब्दों में कह रहा हूं, मैं मेरे शब्दों में नहीं कहता, हालांकि मैं मानता नहीं कि उन्होंने कोई तरक्की और विकास किया, लेकिन अगर यूरोप के शब्दों में, संदर्भों में देखें तो फ्रांस ने बहुत तरक्की की है, बहुत विकास किया। पूरे फ्रांस में अंग्रेजी में पढ़ाते नहीं बच्चों, फ्रेंच में ही पढ़ाते। जापान में जाइए, छोटे बचपन से लेकर और हायर एजुकेशन तक सब जापानीज में पढ़ाया जाता है। जर्मनी में जाइए, बचपन से मातृभाषा जर्मन है। इटली में जाइए, मातृभाषा इटालियन। हॉलैंड में जाइए, मातृभाषा डच है। किसी भी देश में जाइए, लैटिन अमेरिका के देशों में जाइए, वहां भी अंग्रेजी नहीं है मातृभाषा में। दुनिया में अंग्रेजी नाम की मातृभाषा तो कुछ जमा 4, 5 या 6 या बहुत तो 10 देशों में, इससे ज्यादा है नहीं। और जिन देशों में अंग्रेजी वाली भाषा है उनकी कोई तरक्की हो नहीं रही है। अमेरिका की यूनिवर्सिटीज में जितने टॉपर्स निकल रहे हैं पिछले 10 साल से, वो सब नॉन अंग्रेजी वाले हैं, ये ध्यान रखिए। पिछले 10 सालों में अमेरिका की यूनिवर्सिटी में जितने टॉपर्स पैदा हुए कोई भी अंग्रेजी वाला नहीं। और दूसरे देशों में भी यही हालत। ये बहुत बड़ा भ्रम है हमारे मन में कि अंग्रेजी सीख जाएगा बच्चा तो उसकी कुछ तरक्की हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। दुनिया में बहुत सारे ऐसे देश हैं जिन्होंने बिना अंग्रेजी के बहुत आगे गए हैं और बहुत तरक्की की है। जापान, फ्रांस या जर्मनी, ऐसे तमाम उदाहरण। तो ये गलतफहमी आप अपने मन से निकाल दीजिए कि अंग्रेजी ही पढ़ेगा तो हमारे बच्चे का विकास होगा। बच्चे का सबसे अच्छा विकास तब होता है जब वो मातृभाषा में पढ़ता। अगर गुजराती आपकी मातृभाषा है तो गुजराती में पढ़ाइए, मराठी मातृभाषा है तो मराठी में पढ़ाइए, अंग्रेजी में तो बिल्कुल नहीं। और ये अंग्रेजी में पढ़ाने का सिस्टम मैकॉले ने इस देश में शुरू किया, वो गुलाम बनाने के लिए था। तो हम आजादी के बाद अपने बच्चों को जानबूझकर गुलाम बनाने के लिए और मम्मी पापा के रहते हुए जानबूझकर अनाथ बनाने के लिए, बराबर याद रखिए, कॉन्वेंट स्कूल माने अनाथ बच्चों का स्कूल। यूरोप में कॉन्वेंट स्कूल वही होते हैं जहां अनाथ बच्चे पढ़ते हैं। तो अनाथ बच्चे नहीं है हमारे, मम्मी पापा के बच्चे हैं, इसलिए आप अपने बच्चों को मत भेजिए। उससे ये जो अंग्रेजियत की संस्कृति आ रही है बच्चों में,
ये बंद हो जाएगी। इस अंग्रेजियत की संस्कृति से नफरत है। अंग्रेजों से शायद उतनी नफरत हमको नहीं हो सकती जितनी अंग्रेजियत से है, और वो अंग्रेजियत से इसलिए नफरत है कि सारी दुनिया का नाश करने वाली है वो संस्कृति। राक्षसी संस्कृति है, उसमें कुछ मानवीयता के तत्व है नहीं, इंसानियत के तत्व है नहीं। तो 2-3 बातें मैंने कही हैं, फिर मैं रिपीट कर रहा हूं। घर घर में स्वदेशी, अपने अपने बच्चों को मातृभाषा के स्कूल में भेजिए, अंग्रेजी के चक्कर से बाहर निकालिए। आपका बच्चा ज्यादा बुद्धिमान बनेगा, ज्यादा तर्कशाली बनेगा, ज्यादा विवेकशील बनेगा अगर मातृभाषा। और अपने अपने घर से टेलीविजन की ये जो दुष्चक्र है उसमें से आप बाहर निकलिए, बच्चों को बाहर निकालिए, इस देश का बहुत बड़ा कल्याण हो जाएगा। आप ये पूछ सकते हो कि राजीव भाई, आपने ना तो वोट मांगा और ना आपने नोट मांगा। ना मैं आपसे वोट मांगने आया, ना नोट मांगने आया। मौसम तो वोट का है और नोट का है। कल चुनाव होने जा रहा है, फिर भी मैं ये बातें नहीं कर रहा हूं। बहुत लोग आते होंगे आपके बीच में, बड़े अच्छे भाषण करते होंगे, अंत में कहते होंगे मोहर लगा दीजिएगा हमारे इस निशान पर। तो मैं वो कहने आया नहीं, कभी आऊंगा नहीं। फिर मैं आपसे कुछ मांगने आया। मुझे आपका समय दान चाहिए, आपके जीवन का कुछ समय चाहिए। ना वोट चाहिए, ना नोट चाहिए, आपके जीवन का समय चाहिए। तो आप क्या करें? एक दिन में 24 घंटे का समय है आपके पास। इस 24 घंटे में से 23 घंटे आप अपने व्यापार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए रखिए। 1 घंटा देश को दीजिए। आपके 1 घंटे की इस देश को बहुत जरूरत है। आप इस 1 घंटे में क्या करें? एक छोटी सी बात कह के खत्म करूंगा। 1757 का जब प्लासी का युद्ध हुआ था, 300 अंग्रेज सिपाहियों को लेकर रॉबर्ट क्लाइव आया और 18,000 हिंदुस्तानी सिपाहियों पर विजय हासिल की। युद्ध जीतने के बाद जानते हैं, रॉबर्ट क्लाइव ने एक जुलूस निकाला और उसके लिए उसने लिखा है अपनी डायरी में। उस डायरी के 2 पन्ने मेरे पास हैं और जब जब मैं पढ़ता हूं मेरे दिल में आग लग जाती। क्लाइव ने लिखा अपनी डायरी में कि मैंने जब प्लासी का युद्ध जीत लिया तो 300 अंग्रेज सिपाहियों के साथ मैंने एक विजय जुलूस निकाला, कलकत्ता से मुर्शिदाबाद तक का। तो उस विजय जुलूस में क्या होता था? क्लाइव घोड़े पर बैठकर आगे आगे चलता था, उसके पीछे 300 सिपाही चलते थे। और उसने डायरी में लिखा है कि मेरे 300 सिपाहियों का जुलूस देखने के लिए सड़क के दोनों किनारे करोड़ों करोड़ों हिंदुस्तानी खड़े होते थे। और उसने आखिरी वाक्य लिखा है कि जो सड़कों के दोनों किनारे खड़े होकर मेरा जुलूस देखते थे और तालियां बजाते थे। एलपीजी के सिलेंडर में 14 किलो गैस आती है, उसी में गाय के गोबर की गैस भरो तो 7-8 किलो आती है, बस इतना ही अंतर है। तो ये सिलेंडर का हम साइज डबल करेंगे, बड़ा सिलेंडर डिजाइन कर रहे हैं जिसमें ये गोबर गैस भरेंगे, गाड़ियों में लगा के गाड़ियां चलाएंगे, विदेशों से डीजल पेट्रोल खरीदना बंद करेंगे, तो कम से कम देश का 5.5 से 6 लाख करोड़ रुपए का फायदा होगा। गौ माता की कृपा। अभी हमने एक परीक्षण और किया। ये जो गाय के गोबर की गैस है, इससे बिजली बनती है, इलेक्ट्रिसिटी बनती है। और हमारी योजना है कि भारत के 4 लाख गांव में हम बिजली बनाएंगे, गोबर गैस से बनेगी। बिजली भी बनेगी, घर की रसोई भी चलेगी, गाड़ियां भी चलेगी। इतना बड़ा काम होने वाला है गौ माता अगर है तो। इसलिए मैं बोल रहा हूं, अभी से गाय खरीद लो। 4 साल के बाद जिसके पास गाय होगी वो करोड़पति होने वाला है। अभी हम बोलते हैं ना, हम गाय पालते हैं, 4 साल के बाद ये गाय आपको पालेगी। आप नहीं गाय को पालेंगे, गाय आपको। तो हमें भारत में 2 बड़े काम करने हैं। एक तो गाय का कत्ल बहुत हो रहा है पूरे देश में। जो गाय इतनी कीमती है उसका कत्ल होता है। हर साल 4 करोड़ गाय कटती है। पंजाब में गाय का कत्ल करने के लिए 3 बड़े कत्ल खाने चल रहे हैं। सबसे बड़ा कत्ल खाना डेरा बस्सी में चल रहा है, चंडीगढ़ के पास। 14,000 गाय रोज कट रही है। इस पंजाब की धरती पर हजारों शहीदों ने जान दी गाय बचाने के लिए, अब पंजाब की धरती पे गाय कट रही है। भारत में गाय का कत्ल करने के लिए 3,600 कत्ल खाने चल रहे हैं। हर साल 4 करोड़ गाय कट रही है। 4 करोड़।
अब वो कैसे कट रही है? किसान जो गाय पालता है ना, जमींदार, वो बेचता है कसाई को और कसाई काटता है। मैं किसानों से बात करता हूँ, क्यों बेचा गाय? तो वो कहता दूध नहीं देती। तो ठीक है, मूत्र तो देती है, गोबर तो देती है और जीवन के आखिरी दिन तक देती है। तो किसान कहता मूत्र का क्या करूं, गोबर का क्या करूं? उसको ये समझाना है कि मूत्र से दवा बनती है, गोबर से गैस निकलती है और उस गैस से सब कुछ काम हो सकते हैं, बिजली बन सकती है, गाड़ी चल सकती है। ये अगर जमींदार किसान को हम समझा सकें तो वो गाय बेचना बंद कर दे। ये समझाना है गांव-गांव जाके। इसके लिए हमको 13,40,000 योग शिक्षक चाहिए और हम जल्दी से उनको तैयार करके गांव-गांव भेजना चाहते हैं ताकि हर गांव का जमींदार किसान गाय पाले, गाय बेचे नहीं। क्योंकि दूध तो वो थोड़े ही दिन देने वाली है, सभी गाय थोड़े दिन दूध देगी, फिर नहीं देने वाली है। तो मूत्र तो देगी, गोबर तो देगी, वो तो आखिरी दिन तक काम आने वाला है। और मैंने अभी कैलकुलेट किया, गाय दूध ना दे, खाली मूत्र और गोबर दे, तो 1 साल की आमदनी उसकी 2 लाख रुपए, 1 साल। और 1 साल का उसका खाने का खर्चा 20,000 बस। 2 लाख की आमदनी, 20,000 का खर्चा। तो हमें जमींदार समझाना है कि ये बहुत कीमती है। और एक बढ़िया बात बताना, गाय के गोबर से गैस निकाल लिया, अब जो बच गया स्लरी, वो बहुत अच्छा खाद बनता है खेती में और करोड़ों किसान जमींदारों के काम आने वाला है। और उस खाद से हम कनक पैदा करें, चावल पैदा करें, गन्ना करें, सब्जियां करें, तो उसकी पौष्टिकता ज्यादा होती है, उत्पादन भी ज्यादा है और हम खाएं तो स्वाद भी बहुत अच्छा है। और सारी दुनिया में बेचें गाय के गोबर से पैदा कनक, तो उसकी कीमत इस समय 35 रुपए 40 रुपए किलो है। गोबर के कनक की, यूरिया डीएपी का कनक 11 रुपए, गाय के गोबर का कनक मैंने बेचा मेरे खेत का इस साल 32 रुपए किलो बेचा। और खरीदार आके खरीद के लेके गया, मैं बाजार और अगले साल के लिए एडवांस पैसा देके गया है कि मुझे ही देना है। मैं बोला अगले साल 40 रुपए किलो का परवाह नहीं, फिर भी खरीद। क्यों? क्योंकि उसमें स्वाद है। तो गाय के गोबर का खाद बनाए, किसानों के काम आएगा। हम बहुत बड़े पैमाने पर ये योजना शुरू करने जा रहे हैं भारत स्वाभिमान की तरफ से। गोमूत्र से औषधि बनाएंगे, गोबर से खाद बनाएंगे, साबुन बनाएंगे, मंजन बनाएंगे, गोबर से हम वॉशिंग पाउडर बनाएंगे। वॉशिंग पाउडर गोबर से बनता है, बहुत बढ़िया, कम पानी में कपड़े साफ कर देंगे। तो ऐसी 50 चीजें बनती हैं गोबर और मूत्र से। ये गांव-गांव बनाकर 15 करोड़ लोगों को रोजगार मिलेगा और अपनी गौ माता की कद्र बढ़ेगी। और जो हर साल गाय कटने से बच जाए तो गाय की संख्या बढ़ेगी, तो बैल की भी संख्या बढ़ेगी और बैल खेत में काम आएंगे, क्योंकि ट्रैक्टर से खेती अब सब नहीं कर पाएंगे क्योंकि डीजल बहुत महंगा हो गया। अब बैल की ही खेती करते हैं। तो ये क्रांति देश में आएगी। आप सब इसमें मदद करो। क्या मदद करें? आप गाय की कदर करो तो दूसरे भी करेंगे। कदर करने का तरीका, उसका मूत्र पियो, उसका दूध पियो, उसका घी खाओ। खाली गौ माता की जय ऐसे नहीं होने वाली है, दूध पीना पड़ेगा उसको। अब गौ माता की जय बोलो, दूध भैंस का पियो, कैसे होगा? जय बोल रहे हो जिसकी दूध भी घी भी उसी का खाता। जब इतने फायदे हैं इसके तो क्यों नहीं करें? हमारे बुजुर्गों ने गाय के लिए ऐसे ही जान नहीं दी है। पंजाब में तो ये नामधारी सिख है ना, इन्होंने तो अंग्रेजों से सामने सामने लड़ाई लड़ी है गाय बचाने की। नामधारी सिखों ने अपनी गर्दन कटवाई है गाय बचाने की। बहुत जबरदस्त आंदोलन हुआ था गौरक्षा का। तो ऐसे ही वो गाय के लिए मर नहीं गई। उन्हें मालूम था कि गाय कितनी कीमती है।
मेरी दादी मुझे कहती थी बचपन में, गोमय वसति लक्ष्मी गोमूत्रे धन्वंतरी, संस्कृत का सूत्र है, मैं भूल गया, पूरा तो याद नहीं, इतना याद है। इसका मतलब है गाय के गोबर में लक्ष्मी का निवास है, गाय के मूत्र में धन्वंतरी का निवास है। तो बचपन में तो मैं ऐसे ही बोलता था, अब समझ में आ रहा है कि गाय का मूत्र पियो तो इतनी बीमारी ठीक होती है, तो धन्वंतरी है। और गाय के गोबर से गैस निकलती है और गाड़ी चलती है, तो वो लाखों करोड़ों का देश का फायदा है, लक्ष्मी तो है। अब इस गाय की कदर कैसे हो, माताओं से निवेदन है, घर में रोटी बनाना। हमारे घरों में पहले परंपरा कि हम गाय की रोटी पहले निकालते, फिर हम, अभी भी वो परंपरा गौग्रास। तो आप गाय के लिए 2 रोटी सब अपने अपने घरों से। तो ये गाय तो सड़क पे कागज खाती रहती है, कुछ भी खाती रहती है, इसका कुछ भला हो जाए। अगर हम रोटी खिलाएंगे, पेट उसका भरा रहेगा तो कागज नहीं खाएगा, और कचरा नहीं खाएंगे तो उसका मूत्र पवित्र रहेगा, उसका दूध भी पवित्र रहेगा। और किसान जमींदारों को ये समझाए कि गाय बेचो मत, गाय को पालो, क्योंकि वो उसका मूत्र, उसका गोबर दूध से भी ज्यादा कीमती है। तो ऐसे करके ये अभियान चलाना, इसमें हमारा भी स्वार्थ है और देश का भी स्वार्थ है। हमारा स्वार्थ है कि हम बीमारी से बचें, और देश का स्वार्थ है कि देश को कम से कम 7 से 10 लाख करोड़ की हम आमदनी करके दे सकते हैं। और गाय के गोबर का खाद अगर सारे किसान जमींदार ले पूरे देश का, तो 20 लाख करोड़ का गाय से पूरे देश को लाभ मिलेगा। तो हम ये सिद्ध करना चाहते हैं कि हम गाय नहीं पालते, गाय हमको पालती। कई बार लोग कहते हैं ना मैं गाय पालूंगा, तो मैं कहता हूं तुम क्या पालोगे, वो तुम्हें पालना है। तो ऐसी हमारी गाय है। श्री कृष्ण भगवान ने गाय ऐसे ही नहीं पाली, सोच समझ के पाली थी। भैंस भी पाल सकते थे, क्या मुश्किल, 11 लाख गाय थी तो एक भैंस भी रख सकते थे, नहीं रखते। श्री राम ने भी गाय पाली, श्री कृष्ण ने गाय पाली, सभी महान जो भारत के लोग हैं सबने गाय पाली, भैंस सिर्फ यमराज ने पाली। अब अगर आप भैंस का दूध पियोगे तो यमराज के पास जाना है, और गाय का दूध पियोगे तो श्री कृष्ण के पास जाओगे। तय कर लो कहां जाना। और ये बात मैंने मजाक में नहीं कही, गंभीर बातें कही है। भैंस का दूध बहुत गाढ़ा होता है, उसको पियो तो कोलेस्ट्रॉल ज्यादा बनता है। गाय का दूध थोड़ा पतला होता है, उसमें से बिल्कुल कोलेस्ट्रॉल नहीं बनता। कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा तो ट्राइग्लिसराइड नहीं बढ़ेगा, हार्ट अटैक नहीं आएगा, ब्रेन हेमरेज नहीं होगा, पैरालिसिस नहीं होगा, इतनी बीमारियों से बचेगा। तो गौ माता की जय बोलनी है तो सच में गौ